उन्होंने मैनेज कर लिया बीजेपी। उसकी स्थिति बिहार और महाराष्ट्र में ऐसी होती यदि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, विकास यात्रा है और एक बेकार का कॉन्ट्रीब्यूशन बर्बाद करी जो खालिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने वाले कुछ लिंक्स को मतलब इस पूरे मामले में पार्टी आई गई और 2014 से हमारे देश के अंदर भी वो तानाशाही है। चल रोकना पॉजिटिव नहीं है, इनमें सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेगा वो पर 4 टुकड़ों में सही हिंदू कोड बिल को 1955 में पास कराया गया। मेरे लाल नीले पीले ध्रुव मेरे पास में टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं, क्योंकि दिमाग की हार्ड ड्राइव से मेरी चीजें निकलती हैं। वीडियो बना, तू खेती पर वीडियो बना, तू आचार से बचा सकता है या फिर सीढ़ियां जो है रखने का प्रचलन तो हर जगह। इनकी जो नॉलेज है वो कुक्कू एफएम की तो पैदाइश है, वो गूगल की तो पैदाइश है। 2014 के बाद देश का इतिहास के बता रहे हैं। अबे 1947 से बताओ ना, अबे कब तक बोलूं? इतना बोल लिया हूं कि इमरजेंसी के बारे में बोलने का टाइम ही नहीं है। हाँ तो साहब 2-3 दिन में बाहर था, जब मैं बाहर था तो 4-5 लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजा, उस पे का जो थंबनेल था वो था द डिक्टेटर। तो जब मैं हाथ में नारियल लिए, क्योंकि नारियल के अंदर नारियल पानी नहीं था, जौ का पानी था, तो मैं चिंतन कर रहा था कि यार लोग कितने मूर्ख हैं। एक तो है द डिक्टेटर और एक वीडियो का नाम ये भी हो सकता है द बच्चा, प्रश्न चिन्ह के साथ। मैं ना बच्चा किसी को कह रहा हूं, ना उसने किसी को डिक्टेटर बोला, लेकिन मैंने उसको एक बार जब केरला स्टोरी की बात हुई थी, मैंने इस बच्चे को बताया था, यार तू एआई पर वीडियो बना, तू टाइटैनिक कैसे डूबी इस पे वीडियो बना, तू अंडा मुर्गी पर वीडियो बना, तुम किसी और चीज पर वीडियो बना, तू खेती पर वीडियो बना, तू आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी उस पर वीडियो बना। भाई तू किसी पर वीडियो बना, बड़ी अच्छी बात है, कुक्कू से और अपने गूगल से डेटा ले, इधर से उधर से चीजें निकाल और वीडियो बना दे, तेरे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज पर वीडियो ना बना जिसका तुझको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तू अभी 10 साल पुराना ही एक यूट्यूबर है। तूने इससे पहले कभी किताबें पढ़ पढ़ के इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक्स पर चिंतन नहीं किया है, जैसे आतंकवाद, आईसिस, केरला स्टोरी, कश्मीर स्टोरी। तेरा जो भी ज्ञान होगा वो बहुत हल्का होगा और बहुत कुछ सालों का ही होगा। तो इस बारे मैंने केरला स्टोरी के भी टाइम पे इसको बताया था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले नीले, तुम ऐसे टॉपिक पर वीडियो ना बनाओ जिनके शेड्स, जिनके नुएंसेस, जिनकी पुराना इतिहास, जॉइनिंग द डॉट्स, कहानी के अंदर की कहानी, चोर पे मोर तुम्हें नहीं पता है, और कुक्कू एफएम और गूगल ये तुमको नहीं दे सकता है। भारत एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होता जा रहा है। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, तू जितने वीडियो बना ले आएगा तो मोदी ही। लेकिन एक बात है जो तेरी और इस आदमी की मूर्खता या बचपन की गवाही देती है, नादानी की गवाही देती है, कि अगर हम ये कहें हमें भारत पर वीडियो बनाना है, मान लो, तो हम भारत को कहां से उठाएंगे? कोई रामायण से उठाएगा, कोई महाभारत से उठाएगा, पर कोई चंद्रगुप्त मौर्य से उठाएगा, विक्रमादित्य से उठाएगा, अशोका महावीरा से उठाएगा। लेकिन क्या आप भारत पर वीडियो 1947 के बाद बना सकते हो कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ? वो इस बारे क्योंकि तुम्हें कुक्कू एफएम से और गूगल से इतनी ही तुम्हारे पास जानकारी है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, अगर तू चुनाव से पहले किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वीडियो बना रहा है कि देश में कैसे डिक्टेटरशिप आ रही है, और मेरी जान तेरा वीडियो 2014 के ही बाद क्यों शुरू हो रहा है? वो इस बारे हो रहा है क्योंकि शायद कुक्कू ने या गूगल ने तुम्हारी टीम को इतना ही ज्ञान दिया होगा। तो आज मैं बताता हूं कि अगर हम इस आलोचना को सही मान भी लें तो जरा पीछे चलकर देखते हैं आजादी के टाइम से कि इस देश में कब किस दौर में कौन कौन डिक्टेटर रहा। और डेमोक्रेसी के नाम पर, जैसे वो समझा रहा था ना, मैंने शुरू में देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि आप वोट डालें और कोई सरकार चुन जाए। डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी है, डेमोक्रेसी तो रशिया में भी है। मेरी जान, ये रशिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला दुनिया में कहीं भी हो ठास दिया जाता है। तू जो भर के आगे बढ़ के बोल रहा है, यही बात ये साबित करती है, और जाहिरों का पत्रकार, कि इस देश में वाकई ही डेमोक्रेसी है, वाकई डेमोक्रेसी है। तो आइए आज देखते हैं कि अगले की नॉलेज कितनी हल्की है और कितनी कम है, क्योंकि शायद कुक्कू ने या शायद गूगल ने इसे पूरी जानकारी नहीं दी कि देश में डिक्टेटर, डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप कब से आ गई थी। आइए उस पर एक थोड़ी लंबी सी चर्चा करते हैं। क्या उन परिभाषाओं पे, उन मानदंडों पे फिट होते हैं उनके जो कार्य रहे हैं, चाहे एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे या एक प्रधानमंत्री के तौर पे, तो क्या उनमें वो कहीं कुछ भी मतलब गुण जो है उनके डिक्टेटर्स वाली या तानाशाही है या नहीं? दूसरा जो होगा वो होगा कि ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इस टाइप के लोगों की आखिर समस्या है क्या? आखिर वो क्यों एक बहुमत, फिर अधिक बहुमत और फिर और भी अधिक बहुमत की तरफ अग्रसर एक पार्टी को या उसके नेता को, जिसकी वैश्विक छवि बहुत ही
ग्रैंड है उसको ये लोग छोटा छोटा मतलब पिन मार करके नीचे लाने की चेष्टा करते हैं। आखिर उसके पीछे के कारण है क्या? तीसरा बिंदु जो होगा वो इस बात पे केंद्रित होगा कि यदि मोदी वास्तव में डिक्टेटर होता तो वो क्या क्या कर सकता था जो उसने नहीं किया। चौथा बिंदु जो होगा वो ध्रुव राठी के वीडियो के 10 पॉइंट्स हम उसके क्लिप चलाएंगे जो उसने प्रपंच किया है, और उस 10 का फैक्चुअल खंडन किया जाएगा कि कहाँ पे एक एक बात जो इसने कैसे बोली है वो सेलेक्टिव है, अपवाद स्वरूप कहीं पे लागू हो सकती है, लेकिन उन बातों का, उन तर्कों का उसको आधार बना करके ये लोग जो है ये नहीं कह सकते कि भारत में जो है डिक्टेटरशिप आ गई, भारत तानाशाही की ओर अग्रसर है, और कैसे कुछ शब्दों के प्रयोग से आपको बरगलाया जाता है या आपको भ्रमित करने की चेष्टा की जाती है कि नहीं ध्रुव राठी बोल रहा है, वो बोल रहा है, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोल दिया इसने, बोल दिया कि इज इंडिया नो मोर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है क्या, उसकी नई परिभाषाएं ये अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और पांचवा जो होगा वो होगा कि हमें क्यों, यदि मोदी जो कर रहा है उसके कारण उसे डिक्टेटर कहा जाता है, तो हमें क्यों ऐसे डिक्टेटर बार बार चाहिए, हर 5 वर्ष पे हमें ऐसे डिक्टेटर भारतवर्ष में क्यों चाहिए जो इनकी परिभाषा के हिसाब से तानाशाही या डिक्टेटरशिप है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले सारे उनकी जो शक्तियां होती है बिना किसी सीमा के वो अपना ले लेते हैं, और उसके बाद वो इस तरह के कार्य करते हैं जो हो सकता है कि जनप्रिय ना हो, लोग जिस तरह से चाहते हैं वैसा ना हो, और राजनीति जो है डिक्टेटरशिप में वो एक डिक्टेटर द्वारा नियंत्रित की जाती है, और उसके कुछ लोग जो होते हैं एडवाइजर्स होंगे, कुछ चुनिंदा लोग हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये है। अब बात आती है कि क्या भारत में ऐसा हो रहा है? कैसे आप मतलब क्या सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है? नहीं, क्योंकि भारत में 31 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी व्यवस्था है ना। तो क्या वहां पे डायरेक्ट केंद्र रूल कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश में तो बाय डेफिनेशन संविधान हमें अलाउ करता है। क्या मोदी ने आते ही संविधान बदल दिया? नहीं बदला है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या राज्यों में चुनाव के परिणाम सारे भाजपा के ही पक्ष में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो फिर आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मोदी ने अपने नियंत्रण में सत्ता ले ली है और वो कुछ लोगों के द्वारा पूरी राजनीति को और निरंकुश भाव से जो है वो शासन किया जा रहा है, वो जो कहता है वो हो जाता है। नहीं हो रहा। किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद रिपील कर दिया उसने तीनों कानूनों। डिक्टेटर्स ऐसा नहीं करते। डिक्टेटर्स के विरोधियों को यदि समन जाता है ईडी का और वो रिफीट करते हैं तो डिक्टेटर उसको उठा लेगा। यदि आप डिक्टेटरशिप में रह के, हालांकि जर्मन शेफर्ड जो है वो तो जर्मनी में रहता है, वो भारत में रहता भी नहीं है, और वो वहां से बैठ करके भौंक रहा है और उसे लगता है कि उसके भौंकने से या वो कार के पीछे जो भौंक रहा है उसे कार का टायर पंक्चर हो जाएगा या वो कार रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं होता हुआ दिखता है। बाहर जाकर के, जिसमें भारतीयता के नाम पे कुछ नहीं है संभवतः, वो आपको बता रहा है कैसे भारत में डिक्टेटरशिप आ चुका है। तो आप उसको उसी बात पे उसी उतने ही वैल्यू पे लीजिए। अब बात आती है कि डिक्टेटरशिप कितने प्रकार के होते हैं। मैं केवल ये सारी बातें केवल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के समय में भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान को भी यदि देखा जाए तो हम लोगों का या आज की जनता जो है जो 25 वर्ष की होगी, इस तरह से 20 वर्ष की होगी, 18 वर्ष की होगी, उसको आइडिया नहीं होगा डिक्टेटरशिप होता क्या, क्योंकि पाकिस्तान में भी लास्ट जो है वो परवेज मुशर्रफ था। तो क्या प्रकार है डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप के 4 प्रकार जो है बताए गए हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने 1999 में एक परिभाषा दी थी, उस हिसाब से 4 कैटेगरी होती है डिक्टेटर्स की। पहली क्या है? पहला डिक्टेटर होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री ऑफिसर जो है, जैसे जनरल हो गया या जो भी जनरल से नीचे के भी कई बार जो होते हैं सत्ता लुलुप होते हैं, वो क्या करेंगे कि मिलिट्री के दम पे सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। या तो वो खुद फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे या फिर वो कुछ लोगों को चुन लेते हैं जिनके थ्रू वो शासन करते हैं। मतलब असली पावर जो है वो मिलिट्री के हाथों में होती है, और ऐसा हमें मतलब अफ्रीका में देखने को मिला है, लैटिन अमेरिका में काफी है, एशिया में भी पाकिस्तान हमारा है, इंडोनेशिया था, उससे पहले म्यांमार में मिलिट्री जनता संभवतः आज भी रूल वहां पे कर रही है। तो ये सारा जो है ये, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो 20वीं शताब्दी में तो बहुत ही कॉमन थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी जो है वो अब जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती है वो थोड़ा जो है वो लिमिटेड होने जाता है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कू होता है, कू तख्ता पलट के लिए वर्ड है COUP। तो वैसे करके वो बंदी बनाते हैं विरोधियों को या फिर उनको नजरबंद कर लिया जाता है, एंड दे कॉल द शॉट्स। वो तय करेंगे कि नीति क्या होगी, हम दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे समझौता करें, इस तरह से। तो इसको कहते हैं सैन्य तानाशाही या मिलिट्री डिक्टेटरशिप। भारत में भी फिलहाल वैसा कुछ है नहीं। एक बार जो है इंडियन एक्सप्रेस ने और शेखर गुप्ता जी ने इस तरह की कहानी छापी थी जब जनरल VK सिंह हुआ करते थे आर्मी चीफ, और एक मूवमेंट हुई थी उस वक्त ट्रूप्स की, और वो जनरल मूवमेंट भी ऐसा करती है भारतीय सेना। तो उनको बता दिया गया कि तख्ता पलट की कोशिश वो कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था।
बाद में पता चल गया, और मैंने तो उनका इंटरव्यू भी किया जनरल वीके सिंह का, तो उन्होंने उस पर चर्चा की और बताया कि ये किस तरह से कुछ लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में इस तरह की बातें करते हैं। अब जो है दूसरा जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होता है वो ये होता है, इसमें क्या है, वन पार्टी स्टेट इसको कहा जाता है कि एक ही पार्टी होगी और आपको वोट उसी पार्टी को देना, दूसरा होगा ही नहीं। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, या फिर नॉर्थ कोरिया में एक ही पार्टी है, या फिर क्यूबा में आप चले जाइए, तो इन जगहों पे आप देखेंगे कि लगातार एक ही पार्टी होती है, उन्हीं के लीडर्स जो है वो चुनाव में उतरते हैं, आपको उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ये स्टेबल तो होते हैं, जैसे चीन में आप देख लें स्टेबल है, गवर्नमेंट जो है वो बदलती नहीं है, लोग बदल जाते हैं। हालांकि शी जिनपिंग को यदि देखा जाए तो मतलब ये वन पार्टी वाले की समस्या ये होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देते हैं, कोई एक व्यक्ति एक नेता अधिक पावरफुल हो गया। हालांकि वन पार्टी में भी क्या होता है, एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होती, वो कई व्यक्तियों में डिवाइडेड होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर्स बना होता है। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होता है या पार्टी का हेड होता है, वो ही एक्सर्ट्स अ लॉट ऑफ पावर ऑन अदर इंडिविजुअल्स हु वर्क बिलो, तो उन लोगों को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, उसको अच्छे पोर्टफोलियो दे सकता है, उसके पाप को, उसके भ्रष्टाचार को बचा सकता है, या फिर सीढ़ियां जो है रखने का प्रचलन तो हर जगह होता ही है, तो उस तरह से। तो वैसा उदाहरण आपको चीन में, क्यूबा में, वेनेजुएला का मुझे ध्यान नहीं है, संभवतः वो ही वामपंथी थे। इस तरह की व्यवस्थाएं आपको इन जगहों पे मिलती है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया हो गया, उसमें एक ही व्यक्ति को, आपको एक ही पार्टी को वोट देना होता है, और ये लोग संविधान भी बदल देते हैं अपने हिसाब से, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो जाएंगे कि जब तक मैं नहीं मरूंगा मैं बना रहूंगा। तो इस तरह की अवधारणाएं होती है, तो वो होता है वन पार्टी। भारत में ऐसा है क्या? भारत में कांग्रेस भी है, भारत में भाजपा भी है, भारत में तृणमूल कांग्रेस भी है, भारत में राजद भी है, भारत में जदयू भी है, शिवसेना है, एनसीपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, उधर एआईएडीएमके है, डीएमके हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, इतनी पार्टियां हैं। तो आप ऐसे में वन पार्टी डिक्टेटरशिप वो भी भारत में अप्लाई नहीं होता है, ना ही नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के माध्यम से पूरे राष्ट्र को अपने हिसाब से चला रहे, तो वो अवधारणा भी उस हिसाब से भी ये जो है डिक्टेटरशिप नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी अवधारणा पर डिक्टेटरशिप की। ये क्या होता है? ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है। इसमें सारा पावर जो है, पूरी सत्ता वो एक व्यक्ति के हाथों में होती है। और ये बाकी जो तीन तरह की डिक्टेटरशिप है इससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बाकी तीनों डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति नहीं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कई लोग जो होता है वो तय करते हैं। और उसमें भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि उस डिक्टेटरशिप में भी लोगों के बीच एक डेमोक्रेसी होती है, और उसी तरह से होता है। इसमें क्या है कि लगातार एक व्यक्ति के पास ही सत्ता होगी, राजनीति कैसे संचालन किया जाएगा वो होता है, पैसे का एक्सेस होता है, मिलिट्री उसके अंदर काम करती है, और वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे जब वो चाहे, जो करना चाहे वो करता है। ऐसे डिक्टेटर्स कौन थे? ऐसे डिक्टेटर्स आपको कई जगह पे मिलेंगे। किम जोंग उन जो है वो तो है, उसका बाप संभवतः जो था वो था किम जोंग इल, उसका नाम था। फिर अफ्रीका में जो है काफी जगहों पे, काफी अफ्रीका में तो छोटे छोटे जितने राष्ट्र हैं वहाँ पे अधिकतर जगहों पे, चाहे कॉन्गो चले जाइए आप, या युगांडा संभवतः था, इन सब जगहों पे एक व्यक्ति जो है वो सत्ता कंट्रोल कर रहा था। फिर आप माओ जेडोंग हो गया, फिर स्टालिन हो गया, उसके बाद फिर आप थोड़ा और इधर आ जाए तो एक इदी अमीन करके था, वो था डिक्टेटर। फिर आपको इंडोनेशिया में एक था। इस तरह के जो एक व्यक्ति जो है वो रूल करता है। और फिर एक डिक्टेटरशिप होती है, वो होती है एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कहने को तो राजशाही है, लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक राजा जो होता है या शहजादा होगा या जो भी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने हिसाब का बना लेगा, और मतलब सब चीज वो जितने अलग तरह के मोनार्कीज हैं उससे थोड़ा डिफर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हो गया कि भाई राजा कहने को है, उसके नीचे जो है संसद होता है, लोग चुने हुए होते हैं, डेमोक्रेसी ही होती है, लेकिन बन गया। माफ कीजिए, सेरेमोनियल मोनार्की जो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल में होता है कि अलग तरह की एक व्यवस्था होती है, उसमें राजशाही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसमें कोई भी इलेक्शन रुकलाने, कुछ फैमिलीज या एक फैमिली उसको नियंत्रण में रखती है। जैसे आपको मिडिल ईस्ट में ऐसे कई राष्ट्र आपको मिल जाए। मोदी का तो परिवार ही नहीं है, नहीं राजशाही चल रही है देश में, तो उस हिसाब से भी मोदी यहाँ पे दिखता नहीं। अब मैं आपके सामने सबसे भयावह जो कुछ तानाशाह रहे हैं उनकी एक लिस्ट में लाना चाहूँगा और वो चलाना चाहूँगा आपके सामने। अब इनके डेथ काउंट जो है वो आप देखते जाइएगा। इसका अननोन है, उसके बाद फिर आपको ये देखिए, इसका भी अननोन। अननोन मतलब ये मत मानिएगा कम है, ये हज़ारों लाखों में होता है। इदी अमीन, ये हो गया लेनिन, इसका भी मुझे लगता है लाखों में होगा, अगर करोड़ में नहीं तो। ये सब 25th वाले, मतलब 25 से नीचे आ रहे हैं, वो नंबरिंग आप देख लीजिएगा। इन सब का डेथ काउंट जो है अननोन है। 20,000 से हम आरंभ हुए थे, ये लाख वाक में होगा। अब ये देखिए, ये है 10 लाख लोगों को बोला जाता है कि इसने हत्या की। काइजर विलियम मिलियंस, मतलब 10 लाख के मल्टीपल में। उसके बाद ये देखिए, ये 10 लाख को, 1 लाख को मारा, 10 लाख को ये किया। अब ये जो है, ये महान आदमी 10 लाख, ये 15 लाख वाले हैं। अब हम टॉप 10 की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये किम इल संग है, 16 लाख लोगों को मारा। सद्दाम हुसैन 20 लाख लोगों को मारा इसने। 25 लाख लोगों को इसने मारा। इस्माइल जो है ये संभवतः तुर्की का था। उमर ये जो है 4 लाख लोगों की हत्या इसने की। पॉल पॉट 25 लाख लोगों की, ये बहुत ही हरामी टाइप का माना जाता है। याह्या खान, ये अननोन है इसका भी,
ये क्रूरतम की लिस्ट है। ये निकोलस सेकंड है, 30 लाख लोगों की हत्या के लिए उत्तरदायी। ये 50 लाख, ये जापानी है, इसके ऊपर है। ये देखिए, ये 1 करोड़ है स्टालिन भाई साहब, ये रूस के हैं। उसके बाद ये जो लियोपोल्ड, ये संभवतः बेल्जियम का है, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़। ये 1.7 करोड़ हिटलर। और माओ जो है इसके ऊपर जो है 4 से लेकर के 6 मिलियन, और स्टार 2 करोड़ के लगभग को इसने स्टार किया। तो ये आपने देखा कितना। इस देश में डिक्टेटरशिप सबसे पहले जब शुरू हुई, जब महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कर दी कि मेरा प्रिय लाल नीला पीला जवाहरलाल नेहरू है, मैं उसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहता हूं। तो जो 15 प्रोविजनल कमिटीज थी कांग्रेस की, जाहिर बात थी, ये माना गया कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो ही देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि अंदर अंदर अंग्रेजों में और कांग्रेस में इलू चल रही थी कि बाकी राइट विंग, फलाना विंग, आरएसएस विंग, इनको जूते मार के अलग करो, और यार जाते हुए हम तुम्ही को तो सत्ता देके जाएंगे कि तुम्हारी दम पर हमने मौज की है। तो भैया जब 15 प्रोविजनल काउंसिल्स में, प्रोविजनल सीट्स में, कमिटीज में कांग्रेस का चुनाव हुआ, तो भैया 12 ने कहा कि भैया पटेल साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अध्यक्ष होंगे। अब सवाल उठता है, क्या 3 ने कहा कि नेहरू जी होंगे? ना 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 ना, 3 ने वोट देने से ही मना कर दिया। यानी नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये चुनाव हारे थे 12-0 से। लेकिन नेहरू जी ने कहा ना, ये मेरी जिद है, ये लोकतंत्र के नाम पर मेरी तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर मेरी डिक्टेटरशिप है, मैं ही इस देश का लाल नीला पीला और मैं ही इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मेरे बच्चे। तो इस देश में मेरे लाल, इस दिन से लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई थी। और तुम्हारे लाल लाल बहादुर शास्त्री नहीं, तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, तुम्हारे लाल नीले पीले हरे गुलाबी चाचा जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। डेमोक्रेसी के नाम पर इस देश में जो पहला चुनाव हुआ वो 12-0 से हारने के बाद। तो मेरे लाल नीले पीले दोनों, यहां से शुरू हुआ इस देश में डिक्टेटरशिप का खेल। अब आगे चलते हैं, ये तो पहला किस्सा था। दूसरा किस्सा मेरे लाल नीले पीले यहीं से शुरू हो गया। कब से? 10-20 साल बाद? ना ना, 1950, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान। और हाँ, मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, मेरे पास मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं, क्योंकि दिमाग की हार्ड ड्राइव से मेरी चीजें निकलती हैं। बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाए, तो बस वहीं पर कट होता है। मेरे लाल में टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं। तो भैया हुआ ये कि 1950 में भारत का संविधान धरातल पर उतार दिया गया। 26 नवंबर शायद 1949 में इसको एडमिट कर लिया गया था, इसको मान्यता दे दी गई थी, उतार दिया गया। अब इसमें एक बड़ी बढ़िया धारा आई मेरे लाल मेरे ध्रुव, 356 ये कहती थी कि केंद्र की सरकार किसी भी राज्य की सरकार की अगर उसकी वर्किंग से संतुष्ट ना हो, फलाने फलाने बहाने से उसकी सरकार गिरा सकती है, जोर जबरदस्ती करके गिरा सकती है। ठीक है भाई, तो ये 356 आई कहां से मेरे लाल ध्रुव? ये 356 आई मेरे लाल, जो तुझे कुप्पू ने बोलने नहीं बताया होगा, आर्टिकल 93 से, एक्ट 1935 का बना। उसमें अंग्रेजों ने मेरे लाल ये तय किया कि हम भारत को अपने अपने प्रोविंस में सरकार चलाने देंगे, लेकिन इसकी कमांड हम दिल्ली में, केंद्र में रखेंगे। तो उन्होंने उसमें सेक्शन 93 डाला, जिसने उनको यह अधिकार दिया कि आप जब चाहें किसी भी प्रोविजनल काउंसिल की सरकार अपने भेजे हुए गवर्नर के दम पर गिरा सकते हैं। इस बात का कांग्रेस ने बड़ा विरोध करा, क्योंकि अधिकतर प्रोविंस में सरकार कांग्रेस की जीती थी। बड़ा विरोध करा कि उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये दादागिरी है, ये दबंगाई है। लेकिन जब भारत के, मैं तो कहता हूं, महान विजेताओं ने, महाज्ञानियों ने, महान राष्ट्रवादियों ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, भैया बुरा ना मानना, कोई गलत बोल रहा हूं तो कार्ड लाके दिखा दे, कुक्कू एफएम की नॉलेज नहीं है और ना ही टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलता हूं। तो भैया उन्होंने कहा कि अब देश जब आजाद हो ही गया है, तो सेक्शन 93 जिसका हम विरोध करते थे, यार उसको खत्म ना करो यार, उसको संविधान का हिस्सा थोड़ी अलग भाषा बदल के 93 की तरह 356 बना दो, जिसके दम पर हम सरकार इस देश में जो भी बने वो गिरा सकते हैं। तो मेरे लाल ध्रुव, जिस दिन सेक्युलर पार्टी ने किया था आजादी मिलने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसी कांग्रेस पार्टी ने और महान विजेताओं ने और ज्ञानियों ने यह तय कर लिया कि 93 को खत्म नहीं करेंगे, जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था। अब हम नए अंग्रेज बनकर इस देश का शासन चलाएंगे, जब मन चाहेगा कोई गवर्नर अपडेट कर उसकी सरकार गिरा देंगे। तो मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप उसी दिन खेल दी गई थी, जिस दिन संविधान का 356 को हिस्सा बना दिया गया था। अच्छा, जब बना दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ? ऐसे ही बना दिया गया? ना 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 ना, जानबूझ के बनाया गया। संविधान धरातल पर कब उतरा था मेरे लाल? संविधान धरातल पर उतरा था 26 जनवरी 1950 को, और 20 जून 1951 में इसी 356 धारा का लाभ उठाते हुए तुम्हारे लाल नीला पीला हरे गुलाबी चचा नेहरू ने पंजाब की सरकार गिरा दी थी, सिर्फ दादागिरी से, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई थी। उसके बाद केरला में वामपंथियों की सरकार गिरा दी, और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने आकर इसी तरीके से 1966 से 1977 के बीच में 35 बार सरकार गिरा दी। और उसके बाद जब वो 77 के बाद आई 84 तक, उसके बाद 15 बार गिरा दी। सब मिला के चचा नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने और अलग अलग टाइमों में 90 बार सरकार 356 के दम पर गिराई, जिसका कोई भी कारण नहीं बताया। कारण सिर्फ इतना था कि वो हमारी छतरी के नीचे, हमारे अंगूठे के नीचे वहां का मुख्यमंत्री नहीं रह रहा था, रहने को तैयार नहीं हो रहा था।
तो मेरे लाल ध्रुव, ये तीसरी बड़ी घटना थी जब लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही का नंगा नाच खेला गया था, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का। भाई पूरी स्टोरी बता ना। अरे कुक्कू ने यार तुझे पूरी नहीं बताई तो मुझसे पूछ लेता ना, मैं पूरी बता देता। जो मोदी जी ने डिक्टेटरशिप करी चल मान लेता हूं, वो भी बता देता, पर पूरी तो कहानी लेके चल यार किसी टॉपिक की, या वहीं से कहानी उठाएगा जो तेरे सब्सक्राइबर्स को सूट करता होगा। अब आगे चलो। अब यहाँ पर किस्सा खत्म नहीं हुआ। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के मेरे लाल ध्रुव चुनाव हुए। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की आपस में बहुत छनती थी। उन्होंने कहा भैया प्रधानमंत्री तो तुम ही बनोगे। उस जमाने में मेरे लाल जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री बनता था, चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। तो 1951 के चुनाव में 75 सीटें लड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और 75 की 75 जीत गई, जिसमें 73 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना लड़े जीत गई। वॉक ओवर मिल गया, क्योंकि दूसरे सामने के प्रत्याशियों के सबके पर्चे ही, नामांकन ही कैंसिल कर दिए गए और जम्मू कश्मीर की पार्टी जो राइट विंग से अपना ताल्लुक रखती थी प्रजासभा, उसको चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। तो मेरे लाल ध्रुव, ये शायद अच्छा गिन भी नहीं पाऊंगा कब लोकतंत्र के नाम पर इस देश की आजादी के बाद तुरंत तानाशाही खेली गई थी। तो भैया वहां का चुनाव में महा बेईमानी करी गई, सिर्फ डंडे के दम पर और तानाशाही के दम पर। चलो भैया, उसके बाद हुआ ये मेरे लाल ध्रुव कश्मीर में कि भैया शेख अब्दुल्ला से पत्नी बंद हो गई। पत्नी बंद हो गई किसी वजह से, उन्होंने नहीं सुनी, वो थोड़ी अकड़ दिखाने लगे 370 को लेकर, 35 को लेकर वगैरह वगैरह। तो नेहरू जी ने कहा मैं लोकतंत्र के नाम पर जीता हुआ एक तानाशाह हूं, चल जेल में। उन पर कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस था कि ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। उन पर आरोप लगाया गया मेरे लाल ध्रुव, और एक मुख्यमंत्री को 11 साल के लिए, प्रधानमंत्री को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उस आदमी ने से ये कहकर कि तुम्हारी अब मेजॉरिटी वहां की विधानसभा में नहीं रह गई है, पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट कराता था। उसने कहा मेरी रह गई है, मुझे मौका तो दो अपनी मेजॉरिटी शो करने का। तो ना ना ना, हम कह रहे हैं कि तेरी मेजॉरिटी नहीं रह गई है, तूने देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है, जेल में जा 11 साल के लिए। और बख्शी गुलाम को, वहां का अपने एक चेले को, चमचे को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जब 11 साल बाद शेख अब्दुल्ला से फिर से काम पड़ा तो कहा गया जाओ तुम्हारा मुकदमा हम वापस लेते हैं, तुम्हें हमने माफ किया, और फिर शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाल दिया गया। तो मेरे बच्चे, कश्मीर का बुरा हाल तेरे चचा नेहरू की डिक्टेटरशिप तानाशाही की वजह से सन 1951 में शुरू हो गया था। और यही डिक्टेटरशिप 1987 में फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर तुम्हारे चचेरे भाई राजीव गांधी जी ने की थी। और उसके बाद का सिलसिला, खैर आतंकवाद की कोई वजह नहीं हो सकती, पर कोई बहाना जरूर हो सकता है। तो 1987 के चुनाव को जहां कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जो तानाशाही का नंगा नाच खेला था, वो एक बहाना बना जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद आया। वजह तो नहीं बोल रहा, पर हाँ बहाना बोल रहा हूं। तो बेटा लास्ट में तो सिर्फ 2014 के बाद की तानाशाही नजर आ रही है। अभी वीडियो तो लंबा है मेरे बच्चे, पूरा देखियो, तेरे चाहने वाले भी पूरा देखें कैसे तेरे धागे टी शर्ट के मैं तार करता हूं। आगे बढ़ते हैं और बताऊं कि लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही कब हुई? तानाशाही हुई हिंदू कोड बिल के नाम पर मेरे लाल ध्रुव, हिंदू कोड बिल के नाम पर। कि राष्ट्रपति बोल रहा था कि हिंदू कोड बिल तभी आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए। सरदार पटेल बोल रहे थे तब आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए। हर आदमी ये बोल रहा था देश में तब आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए। पर तुम्हारे लाल जी ने, पीरे चचा नेहरू ने कहा ना ना, मेरी तानाशाही है। हिंदू हाथ पैर मारता रह गया, छटपटाता रह गया। उसने कहा लेके आना है तो सबके लिए लेके आओ, हम मान जाएंगे। लेकिन ये इस देश में नहीं होगा कि एक देश में 4 कानून चलेंगे। हम पर मॉडर्न लॉ चलेगा। हमारा तुम ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी मनुस्मृति को तुम कूड़े में फेंक दोगे, हमारे ऊपर एक नया कानून डाल दोगे और दूसरों को अपने अपने कानूनों में जीने दोगे। तो चचा नेहरू ने कहा नया कानून का नाम है, हम नाम रख तो रहे हैं उसका हिंदू कोड बिल, नाम थोड़ी रख रहे हैं नेशनल कोड बिल या इंडियन कोड बिल। हिंदू कोड बिल रख तो रहे हैं ना नाम, इतना नहीं है तुम्हारे लिए काफी। और डंडे के जोर पर 4 टुकड़ों में सही हिंदू कोड बिल को 1955 में पास कराया गया और लोग लड़ते रह गए कि नहीं ये गलत है, अगर देश में आ रहा है तो यूसीसी आए, वरना हर आदमी की जो निजी जिंदगी है, जो सिविल लाइफ है, जो उसके डोमेस्टिक लॉज हैं, वो उसकी धर्म, उसकी आस्था के नाम पर होने चाहिए। लेकिन चाचा नेहरू ने नहीं सुना। उन्होंने कहा ना, यहाँ पर अकलियतों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भले पाकिस्तान मदद के नाम पर बन गया है और जितनी लाठी चलानी होगी मैं हिंदुओं पे चलाऊंगा। तो लोकतंत्र के नाम पर ये एक और घटना थी जो आजादी के नाम के कुछ वर्ष बाद ही लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा खेल खेला गया। तो आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, बहुतों को पता होगा, ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि किसी को पता ना चले। तो भैया भारत रत्न, हाँ भैया, ये तो साहब एक प्रकाष्ठा थी जहां पर लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा नाच खेला गया। हमारे पंडित नेहरू जी वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, रशिया टूर पर जाते हैं, यूरोप टूर पर जाते हैं और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराकर वापस आते हैं, भारत की एक पहचान बनाकर वापस आते हैं, आजाद भारत की तो पहचान हमेशा से थी। तो भैया वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको लेने जाते हैं। क्या आप तसव्वुर और कल्पना भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने जा रहा है? तो आ गया भैया, उनका तो मन था, उनका मन था किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। वो तो आजादी की लड़ाई के मित्र थे, सहयोगी थे। लेकिन लोकतंत्र के बाद अगर एक राष्ट्रपति बन गया था तो उससे ये नहीं कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते ना, आपका मन नहीं चलेगा। प्रोटोकॉल इसकी की इजाजत नहीं देता है, ये गरिमा के खिलाफ है राष्ट्रपति का। लेकिन मुंह में सबके दही जम गई कि राष्ट्रपति आ रहा है तो भाई आने दो। तो भारत के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना है जब राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद राष्ट्रपति ने रात्रि भोज रखा राष्ट्रपति भवन। अचानक खाना चल रहा था तो राष्ट्रपति साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये निश्चय किया है कि हमारे लाल नीले पीले जवाहरलाल नेहरू साहब को
भारत रत्न दिया जाएगा। और पूरे बैंकुट में तालियां बजने लगी और अचानक जवाहरलाल नेहरू साहब एकदम दब रह गए और यूं करके राष्ट्रपति की तरफ देखने लगे, मुंह में दही जम गई थी, कुछ उसके बाद बोल निकाय और कहा लाओ दे दो और ले लिया। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ऐसा हुआ है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लाओ दे दो। हाँ, और सन 71 की लड़ाई जीतने के बाद इतिहास अपने को दोहराता है। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज चल रहा है, वीवी गिरी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि इंदिरा इस देश की बेटी हैं। मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये मन बनाया है कि मैं भारत रत्न इंदिरा जी को देना चाहता हूं। इंदिरा जी तब मुंह खुला रह गया, मुंह में दही जम गई, अरे लाओ दे दो। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ये हुआ है इस देश में। और फिर कहा गया कि चाहे एयरपोर्ट जाना हो, चाहे जवाहरलाल को भारत रत्न देना हो, चाहे इंदिरा गांधी को भारत रत्न देना हो, ये तो भैया राष्ट्रपति की मर्जी थी कि उनको उन्होंने दे दिया। उन्होंने खुद थोड़ी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत रत्न दिया। तो ये हुआ है इस देश में। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूं, जवाहरलाल नेहरू से मैं तो आगे नहीं निकल पा रहा हूं कि साहब आप लोगों को पता है पहला अमेंडमेंट संविधान में कब आया? संविधान तो महाज्ञानियों ने बनाया था ना, चाहे आप इसे व्यंग मान लो, चाहे मेरा चैलेंज मान लो, कुछ मान लो, महाज्ञानियों ने बनाया था। तो साहब सन 50 में संविधान धरातल पर उतरा 26 जनवरी को। और आपको पता है पहला अमेंडमेंट कब आया? 1951 में, साल भर बाद। वो चीज जो महान ज्ञानियों ने लिखी थी वो भैया एक साल में कमी लगने लगी उसमें कि इसमें तो लोचा है। और आर्टिकल 19 का पहला अमेंडमेंट आ गया जहां पर था फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। और सरकार ने कहा कि इस लोकतंत्र को दांव पर रखते हुए अभिव्यक्ति, उसका कारण बता दूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग इनसाइट दे रहा हूं जो कुक्कू एफएम पे ध्रुव को नहीं मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी या व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी। ये किताबें पढ़ने से चीजें मिलती हैं। हाँ, एक बार अगर पढ़ लो तो ढूंढो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक, तो भैया उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वामपंथी कुछ जेलों में मारे जा रहे थे, बंगाल के बंटवारे को लेकर रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था, दक्षिण भारत में कुछ वामपंथी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है, यानी थाने में मार दिए जाते हैं लाठी डंडे से। तो प्रेस उसके खिलाफ लिख रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ना 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 ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूरी दुनिया का हवाला देते हुए, संविधान के आने के मात्र 1 साल बाद पूरी दुनिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर, मोरालिटी की, पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की मोहर लगा दो, जिसके दम पर हम फ्री प्रेस को फ्री ना रहने दें। ये जो आप आज देखते हैं कि जो लोग बयानबाजी करते हैं और जिन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो लोग अपनी गवाही देते हैं कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उन पर अलग अलग धाराओं पे मुकदमा लगता है, किसके आधार पर लगता है? इसके आधार पर लगता है क्योंकि आर्टिकल 19 को कंडीशनल कर दिया गया कि आप जो भी बोलेंगे ये आप पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के, मोरालिटी के दायरे में बोलेंगे। लेकिन ये 1950 के संविधान पेश होने का टाइम नहीं था। उस टाइम ये माना गया था कि अगर कोई आदमी इस तरह से कोई भी अनैतिक बात करता है तो अलग अलग धाराएं जो आईपीसी पहले से बनी हुई थी, मान लीजिए 153 हो गई या कोई भी हो गई, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। फिर चाचा नेहरू ने कहा ना, इसको संविधान में भी डालो कि आपको मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के तहत ही बोलना है, ताकि प्रेस के कलम पर मैं नकेल कर सकूं। तो मेरे लाल, मेरे ध्रुव, ये बात मुझे कुक्कू ने नहीं बताई होगी जो दूसरे 2014 से बात को लेकर बैठा है। मैंने आखिर में बोल दे नहीं साहब, पहले भी कुछ होता था थोड़ा बहुत, 25 मिनट का वीडियो बनाओ, 24 मिनट किसी को गाली दो, 1 मिनट बोल दो कि हाँ इसके विपरीत भी बड़ी गलतियां हुई हैं। और जो वो बता रहा है कि देखो चंडीगढ़ में ये आदमी कैसे बेईमानी कर रहा है, मेरे लाल, जिस आदमी पर प्रशंसित लगा रहा है तानाशाही होने का, इस देश में 2014 का चुनाव उसे चाय वाला कहकर उसके परिवार, उसकी औकात का मजाक उड़ा के नवाया गया और उसके बाद वो 285 सीट की जीत के आया। रिजवान के परिवार, रिजवान की औकात, रिजवान की हैसियत, रिजवान का प्रोफेशन का इस देश में कोई खुला मजाक उड़ाता और उसके बाद रिजवान लोकतंत्र से जीते हुए चुनाव में 280 सांसद जीत के आ जाता तो रिजवान ने बताता कि तानाशाही होती क्या है, तानाशाही होती क्या है। बोलने से पहले जुबान 10 बार सोचती, दिमाग 10 बार सोचता और जुबान 20 बार लड़खड़ाती। उस आदमी ने अपने अपमान का बदला नहीं लिया। जलीलो कमीनों, तुम जैसे इंसानों जो टूल किट का हिस्सा हो, जो वहां से पैसा उठाते हो, उसने उसका बदला नहीं लिया। और जो ईवीएम पर सवाल उठाते हो बेशर्मो, वो इंसान पहली बार जब चुनाव जीत कर आया था तो उस जमाने में सरकार यूपीए की थी, तब आया। गुजरात को दंगों को लेकर जिन लोगों ने उस इंसान का जीना हराम किया, उस तानाशाह ने 2014 का चुनाव जीतने के बाद उनसे बदले नहीं लिए, चाहता तो खाट खड़ी कर देता, खाल निचवा देता संविधान के दायरे में रहते हुए, उसे नहीं किया। और 2014 का चुनाव अपने दम पर जीत के आया, बिना दंगों के जीत के आया। और उससे पहले 3 बार चुनाव जीत के गुजरात का मुख्यमंत्री बना, बिना दंगों के बिना और बिना हिंदू मुसलमान किए बना। उस आदमी पर तुम तानाशाह होने का आरोप लगाते हो। 2 कौड़ी के कुक्कू एफएम और गूगल के पढ़े लिखे स्कॉलर, जिसको 2019 का चुनाव चौकीदार चोर कह के दबा गया और उसने लौटने के बाद कर लेता राहुल गांधी देश की यात्रा। अगर यहाँ पर कोई तानाशाह होता, करके दिखाता, पांव उठने से पहले घसीट दिए जाते, अगर करके दिखाता, अगर देश में कोई तानाशाह होता जो गली गली घूम में उस तानाशाह को गाली दे रहा है, उसको तुम तानाशाह बोलते हो, जिसका तुमने 2019 में चुनाव लड़ा ये बोलकर कि चौकीदार चोर है। तुम्हारी आईटी सेल की हेड ने ये मीम बनाया कि मोदी अपने हाथ से अपने माथे पर चोर लिख रहा है चुनाव से पहले, और उसने उसको बख्श दिया। तानाशाही होती ना पुतिन की और नॉर्थ कोरिया की, जो तू बता रहा था अपने वीडियो के शुरू में। 2 कौड़ी के कुक्कू एफएम के स्कॉलर और ज्ञानी, कांग्रेस ने पिक्चरें बैन कराना 1951 से शुरू कर दिया था। गोदी यूट्यूबर, जिसको नहीं पता भाई गोदी यूट्यूबर क्या है? गोदी यूट्यूबर मतलब जो मोदी जी ने जितने भी यूट्यूब चैनल खरीद रखे हैं, जो भी यूट्यूबर खरीद रखे हैं, वो गुजरात को खरीद लिया, आज से तो गोदी यूट्यूबर। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। कहने को मैं भी कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है, समझ रहे हो? सबको पता कौन क्या कर रहा है, बट फिर मैं ज्यादा गंदा बड़ी सबको पता है, मतलब सॉरी सबको नहीं पता, मैं भी बोल सकता हूं कि तू आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार मैं तेरी तरह नहीं हूं ना जो अपने पॉइंट को खुद काउंटर कर दे। वो याद है कि बीजेपी जब कैंपेन चल रही थी, ऑब्जर्व करना कि पॉलिटिक्स जब भी इलेक्शंस होती हैं उससे पहले उनकी कैंपेन कैसे चलती है, तो उसमें हम टाइप के यूट्यूबर्स नहीं फिट नहीं बैठते। तो अब कोई ये कहते हैं कि
ये यूट्यूबर इस पार्टी से फंडेड है तो मैं नहीं यकीन करूंगा उस पर। मेरे अलावा भी अगर कोई मान लो कोई यूट्यूबर है जो 100% ऑफ द टाइम एक पार्टी को फेवर करता है, मैं नहीं कहूंगा कि वो पार्टी उसे कॉन्स्टेंटली पे करती, कोई पार्टी नहीं करती। भाई तेरे खुद के वर्जन की कोई पैसा नहीं देता, उसके बाद भी सीधा ब्लेम गोदी यूट्यूबर्स। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। अब भाई बाबा का नावल क्या हुआ था उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बाद में क्या हुआ, वो आप लोगों को अपडेट कर देता हूं कि बहुत सारे लोग टाइमलाइन का गाली देते हैं कि भाई तुमने नहीं गलत करा, बाबा का नावा की गलती कोई गलती नहीं, जिससे सॉरी मांगो, उसको तुम पे केस करना चाहिए, लगता है तुम पकड़ा, तुम कैमरा हो, उसने कुछ नहीं किया, वो कितना अच्छा अपने बाबा अंदाज में। देखो भाई मैंने अपनी वीडियो में बोला कि उसने पैसों का स्कैम करा, क्योंकि उसने कहा था कि जब एफआईआर हुई गौरव के ऊपर उसके बाद उसने 4.5 लाख रुपए बाबा को दिए। तो बताओ भाई मैं कहां गलत होगा, मैंने बोला स्कैम करा, स्कैम निकला, मेरे को क्या लेना देना कि भाई बाबा बाद में ऐडबाजी करे या फिर किसी को गाली करे, किसी को कुछ बोले, मेरे को बाबा से लेना थोड़ी, मेरा ही काम था कि भैया उसने स्कैम करा, वो स्कैम करा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो निकाली, बट इसने इसको आगे सिर्फ 2-3 यूट्यूबर्स को उनका नाम लेके कि भाई ये देखो हमने दिखा था मेरा पर्टिकुलर ये देखो भाई दो यूट्यूबर्स हैं, स्कैम के बारे में इसने कुछ ज्यादा फालतू फंडी बकवास नहीं करी, सीधा डिफेंड करने की कोशिश करी। पर आज भाई तुम एक काम करो, प्रोग्राम में आप देख रहे हो इस वीडियो को, थोड़ी सी ना पॉपकॉर्न खा रहे हो, थोड़ी सी ज्यादा पॉपकॉर्न ले आओ, अपनी गर्लफ्रेंड को भी साइड में बैठा लो, वो भी देख लेगी बेचारी, क्योंकि आज ना बहुत सारा एक्सपोज होने वाला है और भी प्रूफ होने वाला है। देखो गाइस मेरे को पता आगे की वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये आज के दिन देश में। तो भाई अभी जो बात बोली ना प्लीज इसको यार भूलना मत, इसको अपने दिमाग में फीड कर लो, याद कर लो, क्योंकि इस लाइन को हम डिकोड करने वाले हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों एक नई सर्वे रिपोर्ट आई थी प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया इंडिया में। ऑलमोस्ट 30,000 इंडियन से फेस टू फेस इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर। अब देखो भाई ने कितने अच्छे तरीके से बोल दिया कि 30,000 लोगों का सैंपल लिया गया था 136 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश से, जो कि 0.00002 पता नहीं कितने परसेंट भी नहीं बनता। उसके भाई ने क्या करा, वो जो चीजें हमारे देश में हो रही है ना, बस कितने लोगों से पूछा, उनके सैंपल उठाए और उस पर वीडियो भेज दी। एक तो यह है कि जो लोग रिस्पेक्ट और टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते तो ज्यादा हल्ला मचाते हैं, सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। भाई गलत बात है, तुम्हारे यार अपने दोस्तों के बारे में ऐसा मत बोलो यार पब्लिकली। इस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बचपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म को मानते हैं। 98% लोगों ने इसका सेम जवाब दिया, यानी 98% लोगों का धर्म वही है जो बचपन में हुआ करता था, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत रेयर चीज है। वाह भाई शाबाश, 30,000 लोगों में से 98% ने सेम जवाब दिया। भाई शाबाश, मान गए भाई। काम करो मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो, वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग मोदी के सपोर्टर मिलेंगे। वहीं तुम भाई पिज्जा खाते खाते तुम किसान प्रोटेस्ट में चले जाना, वहां पे भाई तुम्हें 100% ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको मोदी नहीं पसंद, उस पर वीडियो बना देना, ठीक है। तो रिपोर्ट ने यह बताया है कि 0.7% लोग जो बचपन में हिंदू थे अब बड़े होकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। इससे पहले आप हाय हाय करने लग जाएं, गम मनाने लग जाएं इस चीज का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.8% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे अब वो हिंदू बन गए। अब मतलब 30,000 लोग पूरे देश के बारे में बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। भाई काम करता ना, फिर केरला मॉडल वाली रिपोर्ट पढ़ लेता, वहां पे आपको पढ़ने को मिलता है कि 47% कन्वर्जन हो चुका है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश के अंदर से तुमने 35,000 लोगों का सर्वे करा और तुमने पूरे देश का बता दिया कि भैया 130 करोड़ का तो यही सिस्टम है। भाई यार इतना पागल मत बन भाई, मैं सिर्फ फोड़ दूंगा, तेरा नहीं फोड़ूंगा, अपना फोड़ दूंगा यार। तो ये जो बड़ी साजिश है धर्म परिवर्तन की, जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है न्यूज चैनलों पे और सोशल मीडिया पर, कहां गई ये साजिश? दिखाई नहीं दे रही। या तो ये है कि पिछले 20-30 सालों में ये साजिश कंप्लीटली फ्लॉप रही है, क्योंकि इसका उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ज्यादा लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्ट करने की जगह। या फिर देखो यार मैं इसकी पूरी वीडियो को डिकोड नहीं करूंगा क्योंकि फालतू पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए वीडियो के मेन पॉइंट्स आते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस बिल्कुल ही नहीं होती देश। एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, क्योंकि बहुत ही गलत चीज, लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले। इक्का दुक्का भाई भगवान कसम, अगर मैं चीजें गिनवाने लग गया ना, मतलब सारे केसेस गिनवाने लग गया, वीडियो 12 घंटे के पास चली जाएगी, कई फिल्म निकल जाएगी इसके अंदर से। तो भाई ये सब चीजें तो मत ही बोलो, हमें पता कितने हजारों फोर्सफुली कन्वर्ट हुए, कितनी लड़कियां सूट केस में आए, कितने लड़कों को मार दिया गया क्योंकि वो इंटर रिलीजन, समझ लो मैं आगे ज्यादा बोलूंगा नहीं, समझ गए भाई क्या सीन चल रहा है। लड़कियां मर रही हैं हलाला के नाम पर, प्रोग्राम को दिन दिहाड़े गोली मारी जा रही है, और भाई कोई इनको बचाने के लिए आए तो उसमें बोलते बाबा इसमें तो मोदी जी की चाल है, ये आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। भाई मेरी रिक्वेस्ट है धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप प्लीज जो डिक्शनरी में से ना एक वर्ड नीच वर्ड निकाल के ना उसको रिप्लेस कर दो ध्रुव राठी जर्मनी वाले से, क्योंकि ये बंदा जो इतनी लड़कियां मर रही है उनकी डेथ के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहा है यार। मेरा एजेंडा ये है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती है, उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है दो धर्मों के बीच, और जितना ज्यादा दो धर्म के लोग या किसी भी दो कास्ट हो गया या सेक्शन हो गया लोग अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। देखो कितना अच्छा बोल रहा है, कितना मीठा मीठा बोल रहा है, आपके मुंह से भाई मोदी का पकड़े कि सारे रिलीजन अच्छे हैं, सारे रिलीजन बराबर है, कोई किसी को हेट नहीं, सब प्यार मोहब्बत बांट रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप ये बोल दो ना, अगर आप हमारे देश को धर्म से नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना चाहते हो तो बोल दो ना कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करता हूं। इंतजार करूंगा भाई, मैं पता चल जाएगा कि तुम लेफ्ट हो या लिबरल, ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा भाई। खैर भाई इसके 30,000 का सैंपल साइड करते हैं, अब चलते किसान आंदोलन पे, जिसमें भाई ने भर भर के मैनिपुलेशन किया था, तो उस पे चलते हैं पहले। सिमिलरली सोशल मीडिया पर भी बीजेपी सपोर्टर्स और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा एक बहुत बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसानों को बदनाम करने के, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे ध्रुव राठी भाई के दोस्त और हमारे फेवरेट जर्नलिस्ट ने फैलाई थी। कैलाश जानते हैं किसकी? 34 वर्षीय किसान नवनीत, उत्तराखंड का रहने वाला नवनीत आईटीओ में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मुताबिक उसकी आंख में गोली लगती है और उसका ट्रैक्टर फिर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। सच तो ये है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही नहीं। नवनीत को मौत की खबर दिया, कितने चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया बताइए। ओल्ड न्यूज़ वाला इस फेक न्यूज़ का भी फैक्ट चेक कर देता। एक बहुत बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसानों को बदनाम करने के लिए। इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज़ है। 3 चीजें हैं, पहला तो ये खालिस्तान का झंडा नहीं, निशान साहिब का फ्लैग है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था झंडा लगाने के लिए, एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। टोटल फेक, वहां पे खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया था और वहां पे इंडियन फ्लैग को फेंका भी गया था। पहला
तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं, निशान साहिब का फ्लैग है। लेकिन हमारे ध्रुव भाई को तुमने मैनिपुलेशन करनी है, तो अब इसके धागे खोलने का टाइम आ गया। अब आते हैं दोस्तों पुलिस के रोल पर। हमारी पुलिस फोर्स वैसे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवे खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर लगी थी कि कोई बैरियर को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी। चलो इस चीज को डिकोड करते हैं। भाई हमारे कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, तो भाई पुलिस क्या करती, लाठीचार्ज करती, बैरिकेड लगाती, आंसू गैस फेंकती, या फिर पानी वानी फेंकती, से ज्यादा क्या ही करेगी पुलिस। बट भाई ने अपनी पिछली वीडियो में क्या बोल रखा है कि किसानों से फिजिकली जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक बार देख लो आपको। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत डेडिकेटेड रहे और अपने प्रोटेस्ट पर डटे रहे। जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स के ऊपर से कूद कर गए, कहीं पर हथियार के हटा दिए गए बैरिकेड्स, जहां पर हाईवे खोदा गया था वहां पर उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया उस मिट्टी को वापस डालने में, उस गड्ढे को भर दिया ताकि वापस उसके ऊपर से चलते जाया जा सके। जहां पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, वहां पर कुछ किसान भाइयों ने जाकर वहां पर गाड़ियों के ऊपर से कूद कर इन्होंने वाटर कैनन को स्विच ऑफ किया। इस हद तक तरीके इस्तेमाल किए गए किसानों को रोकने के लिए फिजिकली सरकार के द्वारा, लेकिन फिजिकली किसानों को रोकना पॉसिबल नहीं है। एंड में सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी। दूसरी बात और क्या, दूसरी बात भाई अगर पुलिस गोली मार देती तो इसी का तो इंतजार था भाई तेरे को यार। जब पुलिस ने वहां पे गोली नहीं चलाई तो भाई के दोस्त वहां पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और अगर पुलिस गोली चला देती तो इनका एजेंडा सक्सेसफुल हो जाता। नवदीप सिंह की तस्वीर है, 34 वर्षीय नवदीप, जिसकी एक पत्नी होगी, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। वो नवदीप जो मुझसे भी कम उम्र का है, इसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब नहीं तय की जाए। अबे चल तू ये चीजें साइड हटा, तो पुलिस को कॉल आउट कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ने जानबूझकर प्रोटेस्टर्स को रेड फोर्ट के अंदर घुसने दिया और ये काम करने दिया। शायद यही रीजन है दोस्तों की एसकेएम ने यहाँ एलेज किया है कि ये पूरा रेड फोर्ट का इंसिडेंट और 26 जनवरी के दिन जो भी हुआ, ये सब सरकार की एक साजिश थी कि यहाँ पर ये काम होने दिया जाए। और इसमें भी तूने पुलिस की गलती को सरकार से जोड़ दिया। उस हिसाब से तो आपने जो अपनी पिछली वीडियो में बोला तो इसमें गलती आम आदमी पार्टी की हुई। लेकिन थैंकफुली दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, बीजेपी के अंदर नहीं आती, तो इन्होंने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर यहाँ भी बीजेपी की सरकार होती तो शायद आज के दिन ये किसान इन स्टेडियम जेल्स के अंदर बंद होते। शर्म है भाई, कलंक है भाई तो हरियाणा के नाम पे तेरी कसम। कुछ ऐसे नैरेटिव तूने सेट कर दिया था रिहाना के टाइम पे जब तूने बोला था कि भाई वो पेड ट्वीट क्यों करेगी। अच्छा, दूसरा ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पेड ट्वीट होगा। अगर हम इस बात को छोड़ दें कि यहाँ पर हरियाणा की नेटवर्थ कितनी है, $100 of millions की नेटवर्थ है, यहाँ पर एक ट्वीट करके पैसे कमाने की क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को। लेकिन एक सिंपल चीज हम कैसे भूल रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की अपनी इच्छा भी हो सकती है आवाज उठाने। और दूसरी साइड इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने ट्वीट करा जिन्होंने मेहनत करके नाम कमाया, पैसा कमाया, आपने उनको दल्ला कह दिया। एक ट्वीट ने हमारे सारे मीडिया चैनल्स को एक नेशनल हेडलाइन दे दी। एक ट्वीट ने हमारे सोते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जगा दिया। लिटरली ये जो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसानों के मुद्दों पर एकदम चुप बैठे थे, अचानक से इनकी आंखें खुल गई। तूने उनको बिका हुआ कह दिया। भाई तुझे एक बात बता, जब तू अपनी आईने में शक्ल देखता है तो शर्म आती है क्या? देख खुद की वीडियोस को अगर मैं आगे पीछे एडिट करके लगा दूं तो भाई तू खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। भाई इतना बड़ा फेक न्यूज़ स्प्रेडर है, तू मेरे को पता नहीं भाई तुम्हारा जमीर कैसे जवाब देता। पैसों के पीछे तुम सारी चीज बेच खाते होगा। चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, तू मेरे डीएम में आके टूटी फूटी हरियाणवी बोली, तूने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं समझ सकता हूं कि भाई तू बाहर रहता है, तू हरियाणवी भूल चुका है, वैसे तू बहुत सारी चीजें भूल चुका है, याद नहीं दिखाऊंगा। तू कार लॉक के बारे में ट्वीट कर सकता है कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने गलत करा, उसको वापस वीजा देना चाहिए। और तेरे से विशाल जूत के बारे में एक ट्वीट नहीं हुआ भाई, जो हमारे देश के लिए समझ रहे हो, अपने देश के लिए खालिस्तानी कुत्तों से लड़ गया ना दूसरे देश में और इस टाइम जेल में बैठा, उसके लिए तेरे से दो शब्द नहीं बोले। जो वो अंग्रेज है, वो कार लॉक, जो भी उसका नाम है न्यूजीलैंड का, जिसको बार-बार कर दिया, उसके ऊपर तुमसे भाई ट्वीट हो जाते हैं। उसकी बहू जो है वो बोलती है कि पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान तो बहुत नीट एंड क्लीन है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमारे कृष्ण भगवान को वुमेनाइजर बोलती है, उसका पति हमारे एंटी इंडिया बात करता है, एंटी रिलीजन बात करता है, उनके ऊपर आप ट्वीट कर सकते हो, उनको आपको समर्थन दे सकते हो। और जो हमारे देश के हित में बोल रहा है उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। तेरे पे एक लड़की वीडियो बनाती है, उसे बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिलने लगते हैं, वो बताती है, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आपके घर पे किसी को थ्रेट मिलने लगते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं कि भाई यार देखो ऐसे रेप थ्रेट आ रहे हैं, डेथ थ्रेट आ रहे हैं। तो एक मूवी के एक टीजर के एक सीन पर हंसने के लिए अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, आपकी फैमिली को, आपकी गर्लफ्रेंड को रेप थ्रेट्स मिलने लगे, मास ट्रोलिंग हो, गालियां मिले मां बहन, वहां पर यूली के पेरेंट्स भी इन ब्लॉग्स को देखते हैं, इसकी नानी भी इन ब्लॉग्स को देखती है। सोचकर देखिए वो इन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उन्हें क्या लगेगा, कैसा लगेगा अगर आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ लिखे गए ऐसे कमेंट्स को पढ़ेंगे। भाई तेरी तरह हिपोक्रेट न्यूज़ अपने दोस्तों को ये कह के बचा लूं कि भाई पास्ट में गलती हो जाती है, और उसके बाद पुरानी पास्ट में से कोई गलत चीज निकाल के उसको सही प्रूव करने लगे। भाई जो बोला है ना, रीसेंट चीजों के ऊपर बोला है, सुधरना तेरे हाथ में ना, हम बैठे हैं सुधारने को तुमको, ठीक है ना। तो भाई देखो अगर तुम लिबरल बनते हो ना बहुत ज्यादा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करके दिखा दो। क्योंकि भाई जिस कंट्री में आप रहते हो, जर्मनी में, वहां भी इससे मिलते जुलते लॉ है ना। तो भाई आज का ट्रेंड कर दिया तो बट दिल से ये मुठाटी ही है और आदतों से तो पूरी मुठाटी है। तो लेट्स कंटिन्यू। वी कैन पुट दिस, अगर लगे ठीक तो काट दें। नहीं ये मतलब मेरे को बेइज्जती जैसा लग रहा था, नहीं काट देना। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप इंडिया से जर्मनी ही क्यों गए पढ़ने? पहले ये चीज क्लियर कर दीजिए कि आप इंडियन रेजिडेंट है या आप जर्मन रेजिडेंट है, आपके पास पासपोर्ट कौन सी कंट्री है? भाई पासपोर्ट इंडिया का है और दिल से इंडियन हूं भाई मैं। जर्मनी तो मैं भागा गया था, इसलिए आपने अभी, मैं जस्ट थोड़ा ना स्लो चलेंगे सर, मैं थोड़ा सुनता हूं, उसके ऊपर मेरा मन रहता है सवाल करने का। अच्छा, लेकिन भाई बीच में ना फंबल हुआ मेरे से, नहीं काट देना। नहीं आपने कहा भागा, गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोलमाल है भाई। तो ये जो आप YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं, करीबन 2014-15 से आपका चैनल है, और कितना पैसा आप यूजुअली कमा लेते हैं मंथली में? भाई यूट्यूब की कमाई तो देखो इतनी नहीं है, अपना घर बार चल जाता है, दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है, बाकी तो ऊपर का थोड़ा फंड ये अपना क्या बात है, फंड जो है वो हम अलग से कर लेते हैं भाई, इसी कमाई से मतलब बाकी पैसा कुछ नहीं है, ये हल्का फंड है भाई साहब, गोलमाल है। अब हम जान रखेंगे सर आपका, बट दिस शो इज वेरी अनफिल्टर्ड। यहाँ पे ना काफी चीजें रहती हैं कि भाई मेरी भी मतलब मोदी जी की तरह आदत नहीं है ना ऐसे सवाल जवाब की, नहीं तो ओके फंबल। हाँ, मैंने देखा कि कभी भी आप मतलब बिना स्क्रिप्ट के कभी आपने कुछ काम नहीं किया ना भाई ना, स्क्रिप्ट कुछ नहीं, ये तो मतलब अपने दिल से है, अपने देश के लिए चिंतन है भाई, मतलब क्या नहीं, मतलब मैंने कभी आपको नहीं देखा, इवन तो आपकी वीडियो देखी, दीस आर स्क्रिप्टेड वीडियोस, मोर ऑफ लाइक कि यू राइट द कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड यू स्पीक आउट ऑफ इट। इसमें खुद का व्यू पॉइंट या फिर एक जहन से जो चीज निकल गई, एक इमोशनल क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन दैट। इमोशनल क्वेश्चन है भाई, और सिर्फ मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा नहीं है, ये देश की जनता का है, और ये देश की पार्टी, मतलब देश की जो अलग अलग विभिन्न ओके, आप कहते हैं हम सेगमेंट ही काट देंगे सर, ये सेगमेंट ही खत्म करो। आप मेरे जर्मनी का पूछ रहे थे कुछ। हाँ, अब ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई ये बड़ा मतलब प्यारा सा सवाल पूछा आपने, मोदी जी क्या वाला कैसे खाते हैं, लेकिन भाई हाँ फैमिली में जो है मैं हूँ। अच्छा, हाँ, मैं लवली वाइफ या और एक होता है जम से पड़े नहीं, मुझे लगा मतलब देयर आर पीपल
ऐसा भी मैंने सुना है इस क्वेश्चन के ऊपर जब चैप्टर में बात है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल ये काट देते हैं भाई। नहीं नहीं ये थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, काट देंगे एक ऑफ द रीड पूछ लेता हूं कि आपको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है कि जर्मन शेपर्ड या फिर नहीं बात नहीं करें नहीं बुला ठीक है, हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं सर। इसमें नहीं जाना। इसमें नहीं, वैसे जनरल देखिए पर्सनल बात तो हो गई है। अब मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सेंसेशनलाइज्ड वीडियो बनाई है इंटरनेट के ऊपर एंड इट स्टेट्स डाइंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, और आपने उसको कंपेयर किया है हमें नॉर्थ कोरिया से, रशिया से। आपका इसके बारे में वैसे व्यू क्या है, आपका इमोशनल व्यू क्या है, समझ नहीं आया वो फैक्ट्स आए ये सच्चाई है भाई। ये आप चीज़ों को अगर ध्यान से देखें, ये देश की सच्चाई है। ये मेरे व्यूज नहीं है पर्सनल। आप तो यहाँ रहते नहीं है, मुझे एक चीज बताइए आप जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे मैं भारत में रहता हूँ ठीक है, और पिछले पूरे साल में भारत में नेवर लेफ्ट द कंट्री, तो आई ट्रैवल टू मेनी प्लेसेस, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है। ट्रैवल की आप बात कर रहे हो भाई, देखो ट्रैवल मैंने भी किया है, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं अपने आप। तो अब यहाँ पे इधर कैसे जुड़े हुए हैं भारत यहाँ नहीं, मैं दुनिया भर में ट्रैवल किया। मेरा एक चैनल है ये मुटराटी ट्रैवल व्लॉग्स करके, ठीक है। तो मुटराटी व्लॉग्स में आप जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, बढ़िया मैं जगह जगह आऊँ और ये सब। हाँ, लेकिन ये तो बताइए कि आप कनेक्टेड कैसे रहते हैं इंटरनेट से? भाई आज की दुनिया में देखो ना यार, दुनिया डिजिटल हो गई, इंटरनेट है, केबल है, वायर है, मतलब वायर, यू मीन द वायर जो केबल तक रखना है डीए के कार्ड, तो भाई वायर तो क्या है। तो यार मतलब मुझे ना ये थोड़ा गैप लगता है। जैसे कोई बंदा क्या फील कर रहा है कि यार मैं देश से नाराज हूं, तो उसने एक आर्टिकल लिख दिया, आपने उस आर्टिकल पर स्क्रीनशॉट लगाया और कहा देश में ये हो रहा है, तो देश में एक व्यक्ति का हो रहा है, तो मुझे देश का जो फीलिंग है, सेंटिमेंट है, वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। जो असली जनता है भाई, मेरे सब्सक्राइबर देखो आप, नहीं मेरे सब्सक्राइबर देखो, वही देश का इमोशन है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा डाइंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, आप रशिया रहे हैं? ठंड है भाई, आप रहे हैं रशिया के? नहीं रशिया नहीं हूं, पर मैं ट्रैवल करता रहता हूं, तो आपने व्लॉग्स देखे? नहीं यार वो आपने कर दिया, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, बट स्टिल आप नॉर्थ कोरिया रहे हैं? नॉर्थ कोरिया भाई अगले साल का प्लान है मेरा, ठीक है। जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना मुटराटी ट्रैवल व्लॉग से। और मैं तो आप उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं? यार आपकी वीडियो से ना एक सेंटिमेंट आता है कि देश में बहुत बड़ी तानाशाही है। देखिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, अभी तक आपने वो भी फैक्ट्स कवर नहीं किए। आप एक बात बताओ मेरे को, 1947 में देश आजाद हुआ, फिर कुछ वक्त बीता, ठीक है, कुछ पार्टी आई गई, और 2014 से हमारे देश के अंदर देखो तानाशाही है। सर मुटराटी एक बात सुन मेरे भाई, मैं पहले सर कहता था, बात सुन 1947 और 2014 के बीच में साला तो टाइम ही उड़ा देता है। मतलब 2014 ही क्यों आ जाता है? बीच में और भी चीजें हुई हैं, मोदी जी आए ना 2014 में, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मोदी जी आए हैं 2014 में, मेरा चैनल मोदी जी आए हैं, तो ये कार्ड देना फंबल हुआ तुमने। तो भाई मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद से देश तानाशाही की तरफ बढ़ा है, और इनकी जो एक ही सेंटिमेंट है कि भाई मतलब ये राम मंदिर हो गया और ये सारी चीजें हो गई। किया क्या है इन्होंने देश के लिए? मेरे हिसाब से फिर तो जैसे डिक्टेटर होता है, तो मोदी तो बहुत फेल्ड डिक्टेटर है, बहुत फेल्ड डिक्टेटर। यार आप ये देखो, सीए हुआ शालीन बाग में, वो 1 महीना बैठा है, कुछ भी नहीं हुआ बेचारा। सीए का अमेंडमेंट अभी भी पेंडिंग है, फार्म लॉस हो गए, वापस लेने पड़े वो लॉस, फार्म प्रोटेस्ट हुआ। राम मंदिर के 10 साल तक वर्डिक्ट चला, केस लड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तानाशाही होती तो उसी टाइम हो जाती है। मोर तुम बोल पा रहे हो जिंदा हो, मतलब आप जैसे लोग जो काफी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बात करते हैं, वो दे आर फ्री टू स्पीक। आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं उससे, पैसा और उससे ऐश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी बातें कर रहे हो, उसके बाद आपकी जनता एक बार मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और वहां वीडियो देखे, तो क्या है ये चैनल के बाद बैलेंस होगा, थोड़ा समझ पाएंगे। स्क्रिप्ट नहीं है। मुझे ना अच्छा लगा आज, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सर। आपने एक मूवी देखी है, एक मूवी आई थी द नेम कॉल्ड उरी, देखी आपने? देखिए भाई मैंने, आपने एक मूवी एक और आई है जो अभी आई, आर्टिकल 370। मैंने ये सारी मूवी देखी, मैं कर रहा हूं, आपने भी देखी? मैंने देखी सर। आपने एक चीज और देखी, ये हमेशा इलेक्शन के टाइम पे क्यों आती है ये सारी मूवी? आप देख रहे हैं चीजें, ये प्रोपेगेंडा है। तो ये जो आपने वीडियो बनाई थी डिक्टेटरशिप के ऊपर, ये भी तो इलेक्शन के टाइम पे आई है, ये भी प्रोपेगेंडा हो सकता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैंने जितनी भी आपकी वीडियोस देखी, मतलब यू हैव बीन अ ग्रेट क्रिटिक। मतलब आपने कभी ये इसमें ये फॉल्ट है, इसमें वो फॉल्ट है, यहाँ पर ये चीज़ कम है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट आपने कभी सोल्यूशन की बात नहीं की। यार सोल्यूशन अगर आप देखो कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, ठीक है, सोने की चिड़िया के बाद फिर आया 2014, और 2014 से अगर आप देखो भाई तो 2014 में पैदा हुआ है क्या? मुझे एक चीज सिंपल सी बात बता, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ देश के अंदर, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बट क्या टाइम वेस्ट करना, सवाल ही मतलब ठीक है ना, अभी वीडियो देख लेंगे ना। सर मैं आपसे एक और चीज के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है सनातन धर्म के ऊपर। आप एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए, बट विदाउट स्क्रिप्ट, कोई यहाँ से आपकी टीम इशारे नहीं करेगी, पेपर नहीं देगी, आपको चिट्स नहीं देगी। आप सनातन धर्म के बारे में आपका क्या व्यू है? अच्छा वो छोड़िए सर, मतलब भारत एक सनातन देश है, और देखिए सनातन धर्म ने जो हमें सिखाया है, सनातन धर्म ने हमें सिखाया है सबके साथ मिलजुल के रहना, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे भारत में नहीं हो रहा देश में। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भगवान राम के वक्त में जहाँ पे इतनी क्वालिटी थी, उसके बाद आप 2014 से आ जाओ, 2014 से आप चीजें देख लो भाई। यार मुटराटी आप तो एक बात समझ, कहाँ भगवान राम, और उसके बाद कुछ समय बीता और फिर 2014 में बीच में कोई घटना नहीं हुई, सिर्फ 2014 में आ घटना हुई ना, समय बीता। अच्छा मुझे एक चीज बता भाई, देख अगर मैं अपने देश के बारे में बता रहा हूं, मैं कभी बाहर जाता हूं, ट्रैवल करता हूं, मुझसे पूछता है कि मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है? ये मेरा शो है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आई वांट यू टू स्टे क्वाइट, लिसन टू मी। मैं आपको कहता हूं कि मैं इंडिया के बारे में कोई मुझसे बात करता है, मैं इंडिया का स्टार्ट करता हूं, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करता हूं। मैं उस देश में जहां पर लॉर्ड राम मतलब पैदा हुए थे, रामायण थी, लॉर्ड कृष्णा थे, महाभारत हुई थी, और इवन एक प्राउडली चीज बताता हूं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री थे। हाँ बहुत जल्दी चीजें हुई, आप देख रहे हो। उन सबके बाद फिर 2014 में नरेंद्र मोदी आए, और देश में तो आपने फिर एक चीज देखी कि 20 का गैप है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया। आए थे, बहुत आए, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, कोई प्रधानमंत्री के बारे में बात करना चाहेंगे इनके अलावा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरे से इतने सवाल आप पूछ पा रहे हो, लेकिन आपकी कभी हिम्मत हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई भी सवाल पूछने की? आप कभी उनसे पूछ सकते हैं कोई सवाल? हाँ मैं पूछता हूँ। नहीं आप तो पूछते हैं, वो जवाब नहीं देते ना। देखिए वो एक प्राइम मिनिस्टर है और देश के लाखों सवाल होते हैं, ईमेल है उन तक रीच करने का, देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट, बात की जा सकती है उसके ऊपर। तुम एक लोकल यूट्यूबर हो, बट मैं आज अपने शो में तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तुम्हारे लिए मैजिक है, मैजिक। अपनी आंखें बंद करो, मैजिक है, मैजिक, अपनी आईज बंद करो, यू बी सरप्राइज ब्रदर, करो। मैं बंद करिए, आगे भाई चीटिंग नहीं है, बोलो ना, हाँ हाँ, अरे मोरी मैया
ऐसी बीजेपी हुआ करती थी, बात तो सही। एक समय पर अपोजिशन भी ऐसा हुआ करता था जिसके बारे में बातें हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में अपोजिशन की हालत ऐसी है कि अपोजिशन कैमरेज में जाकर लेक्चर दे रहा है और यूट्यूबर्स भारत में गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मतलब अपोजिशन पार्टी को तो वाकई में ध्रुव राठी को अपने तरफ से स्पोक्सपर्सन रख देना चाहिए, क्योंकि जिन बातों को अपोजिशन को उठाना चाहिए जनता के सामने, वाकई वो बातें ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसीलिए सोशल मीडिया पर उनकी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में एक बहुत बड़ा गड्ढा तो है। हम उस गड्ढे को कैसे भरेंगे ये लोग जानते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ध्रुव राठी ने डेमोक्रेसी को लेकर एक वीडियो बनाया है। हालांकि डेमोक्रेसी के नाम पर इन्होंने अपने वीडियो में तानाशाही करी है और बात करी है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की। तब देखिए सभी का अपना दृष्टिकोण होता है और हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि आखिर ये सब कुछ लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले क्यों हो रहा है। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर जो कि अक्सर अपनी समझ से परे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाकर यूट्यूब से और इवन उसी वीडियो में प्रमोशन करके पैसे कमाने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मोस्टली प्रेजेंट गवर्नमेंट की गलतियां निकालने पर ही फोकस रहता है। उसी ध्रुव राठी ने हाल ही में भारत की डेमोक्रेटिक कंडीशन पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा सा वीडियो बनाया। 30 मिनट के इस वीडियो में राठी ने एग्जांपल के साथ दावा किया है कि भारत नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों जैसा बनता जा रहा है या उनके जैसे बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ध्रुव राठी के इस कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियो में चीन का नाम ना होना कहीं ना कहीं मेरा ध्यान खींचता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी ध्यान जरूर खींच रहा होगा। और अगर नहीं तो फिर मतलब यह है कि राठी भैया ने आपको तरीके से कन्विंस कर लिया है। भाई कला भी कला होती है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी और राठी भैया की कला बहुत अच्छी है, हर किसी के पास कला नहीं होती। लेकिन आप जरा सोचिएगा कि चाइना का नाम यहाँ पर क्यों नहीं, जबकि वो भी तो एक कम्युनिस्ट नेशन है। ऐसे तौर पर व्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए मोदी सरकार की मुखर तरीके से निंदा करते हुए राठी की आलोचना एक दर्द भरी हंसी दिखाई पड़ रही है। राठी जी का वीडियो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में चिंताओं की गूंज होने के बावजूद भी अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने मोदी के आलोचकों के बीच या उनके थ्रू ज्यादा सर्कुलेट किया। सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो कि इस वीडियो को जरूर देखने के बारे में बातें कर रहे हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ध्रुव राठी के वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये आर्गुमेंट देते हुए कि उनका वीडियो देखना लोगों के लिए बेहद जरूरी। जो प्रधानमंत्री मोदी के गलत कामों के कारण भारत को नॉर्थ कोरिया और रूस जैसा बनने से रोकना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन पर डेमोक्रेसी को कमजोर करने का एक्यूजेशन है उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस डिटेल वीडियो में यूट्यूबर और जर्मनी के रहने वाले और वहीं के नागरिक ध्रुव राठी द्वारा दिए गए दावों बहुत सावधानी पूर्वक मैंने जांच करने की थोड़ी सी अपने स्तर पर कोशिश करी। अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू आपको उन सब चीजों के क्लेमों के बारे में बताऊंगा। उस बेसिस पर इवैल्यूएशन भी करूंगा कि आधार पर राठी जी ने कंक्लूजन निकाला है कि भारत डेमोक्रेसी की कंडीशन में बहुत ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे पहले ध्रुव राठी ने क्लेम किया है कि भारत वन पार्टी वन इलेक्शन सिस्टम को अपनाने के डायरेक्शन में आगे। इसी बात को और स्पेकुलेट करते हुए आगे कहा गया है कि हमारा देश एट लास्ट नॉर्थ कोरिया या फिर रूस जैसा बन जाए, जहां पर की इलेक्शन डायनामिक्स को रेप्लिकेट हमारे देश में भी किया जाए। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज मटेरियल एंड एविडेंस व्हिच टेंटेटिवली सपोर्ट्स वन ऑफ द चार्जेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दैट 14 wholesale liquor distributors earned excess profit of rupees 338 crores in about 10 months when the now split excise policy was in operation। अब आते हैं हेमंत सोरेन जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड और उनके एक एसोसिएट के बीच सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े रिश्वत पर कन्वर्सेशन के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के डिटेल्स लीक करने के लिए इलीगल कार्टेल्स में शामिल होने वाले व्हाट्सएप चैट्स के खुलासे ईडी के द्वारा सबमिट किए गए एविडेंसेस में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट से इंडिकेशन मिलता है कि व्हाट्सएप चैट के 539 पेज और लैंड डीड से भरे 11 ट्रंक मौजूद थे जिन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब देखिए इस चीज को आप कैसे जुटा सकते हो? आप बोल सकते हो कि भाई वहां पर गलत पावर का इस्तेमाल किया गया, मैनिपुलेट किया गया, सब चीजें करी, लेकिन फिर दावे भी तो है ना। थोड़ी दावे उसी कोर्ट को लेकर है जिस कोर्ट के खिलाफ भी आपने बोला था कि सरकार जाना चाहती। आपके वीडियो है आगे बढ़ते हैं। ध्रुव राठी का एक और दावा यह है कि मोदी सरकार राज्यपालों और उपराज्यपालों के माध्यम से कथित तौर पर गलत प्रेशर या इन्फ्लुएंस डालकर फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि संघीय ढांचे को एक्टिवली कमजोर कर रही है। महाशय स्पेसिफिकली केरल के मामले का रेफरेंस देते हैं जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कथित तौर पर केरल सरकार ने जो 8 बिल प्रपोज किए थे उनके अप्रूवल पर रोक लगा। अब देखिए यहां ध्यान रखना ये बात का बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने, सहमति रोकने या उन्हें विधानसभा में वापस करने का संवैधानिक अधिकार मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देता है। संवैधानिक ढांचा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसा कि अनुच्छेद 200 में बताया गया है उस प्रोसीजर की आउटलाइन तैयार करता है जिससे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किए गए बिल को अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर को अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का वेग मिलता है। क्या कह सकते हैं? जो चीज लिखी हुई है आप उसको कैसे जुटा सकते हैं? खैर आपको समस्या हो रही है, ये गलत बात है। आगे ध्रुव राठी का अगला तर्क है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। इसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग के लिए उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इस फैसले के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय जनता पार्टी को प्राइमरी बेनिफिशियरी बताया गया जिसे लगभग 55% का सिग्निफिकेंट शेयर प्राप्त हुआ है जो कि लगभग 6565 करोड़ रुपए के बराबर। अब देखिए 55% की यहाँ पर बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। आखिर में जब हम पहुंचेंगे तो इसी 55% को लेकर ज्यादा बात होगी। देखिए कांध पे बैठ के बृहस्पति की बात करने में दिक्कत यही है कि सिर्फ बड़ी बड़ी और गोल गोल बातें ही दिखाई देती। दरअसल महान यूट्यूबर राठी जी यहाँ पर टीएमसी, डीएमके, बीजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करना शायद भूल है, जिनको कि इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 90% से 100% से भी ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है। एडिशनली रूलिंग पार्टी के संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए 50% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल करने के लिए उनकी प्रोपोर्शनेट अकाउंटेबिलिटी को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। मतलब कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें तो वो 50% से ज्यादा अगर भाजपा के हैं तो भैया थोड़ा तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है ना, थोड़ा तो पैसा लाना उनका भी काम है, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा इसलिए है ना, समझ आपकी पीड़ा भी यहाँ पर दिखाई दे। इसके आगे बढ़कर ध्रुव राठी ने तर्क दिया है कि मोदी सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटिंग की प्रोसेस से बाहर कर दिया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री को शामिल करना कंपलसरी या मैंडेटरी कर दिया। अब देखिए 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सीईसी और ईसी को अपॉइंटमेंट एक्सक्लूसिवली रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती थी, बल्कि उसके बाद मोदी सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बिल ने लीडर ऑफ अपोजिशन को सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की अनुमति देकर एक उल्लेखनीय बदलाव पेश किया जो कि प्रीवियस प्रोसीजर्स में एब्सेंट प्रोविजन था। ठीक ऐसे ही 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने तब की प्रेसिडेंट रही श्रीमती प्रतिभा पाटिल से चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका संभालने के लिए तैयार गोपाल स्वामी ने एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चावला के परसीव्ड पार्टीसन मतलब कि कथित पक्षपातपूर्ण आचरण के बारे में चिंताओं का हवाला दिया। हालांकि राष्ट्रपति ने सिफारिश को नॉन बाइंडिंग माना और इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अगले महीने गोपाल स्वामी के रिटायरमेंट के बाद चावला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला और 2009 के लोकसभा चुनाव की देखरेख भी करी। अब देखिए ध्रुव राठी ने इसके बाद दावा किया है कि सरकार पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट इसे खत्म करने के लिए कुछ अलग ही तरह की तैयारियां कर रही, बल्कि इस क्लेम के अपोजिट केवल फैक्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने किसानों के विरोध के पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर बात करी जो खालिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने वाले कुछ लिंक्स को मतलब इस पूरे मामले में इंक्लूड करने का काम भी करती है। ये एक्नॉलेज करना एसेंशियल है कि 2021 तक किसानों का विरोध करीब 1 साल चला। इस दौरान सरकार ने 26 जनवरी की घटना को छोड़कर बल प्रयोग करने से रिफ्रेन किया, बॉर्डर्स को बंद किया पर बल प्रयोग नहीं किया। अब देखिए जब खालिस्तान के समर्थकों ने लाल किले पर क्या कुछ नहीं किया था ये हम सबने देखा। प्रोटेस्ट को
लेकर सरकार के अप्रोच का एवेल्युएशन करते समय इन छोटी छोटी घटनाओं को, सर्कमस्टेंसेस को, इवेंट्स को कंसीडर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में त्रिपाठी का आरोप है कि 2019 में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अशोक लवासा जी के टेन्योर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डिसेंट या असहमति के बाद में गवर्नमेंट ने अशोक लवासा जी के फोन की सर्वेलेंस मतलब की निगरानी करी थी। अब यहाँ नोट करना चाहिए कि इस क्लेम या दावे का सोर्स दवाया, जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लीनिंग वाला एक मीडिया आउटलेट जो इस पूरी कहानी की सत्यता पर सवाल उठा रहा है। दवाया को उन एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्रिटिसाइज किया जा चुका है, जिसमें कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की रेपुटेशन को कमजोर करने की एक चाह दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस कहानी पर रिपोर्ट नहीं किया या इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट नहीं करी, और इवन फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने भी दवाया की कहानी की पुष्टि नहीं की। एडिशनली ये नोटवर्दी है कि लवासा करंट गवर्नमेंट के वोकल क्रिटिक बने हुए, कॉलम्स और आर्टिकल्स के थ्रू डिसेंट को अपना एक्सप्रेस करते ही रहते हैं, जिससे ये फोन निगरानी के आसपास की कहानी बड़ी ही कमजोर हो जाती है। हालांकि एक बात यहाँ पर और सोचने वाली है कि दवाया की इस पूरी स्टोरी को सरकार की तरफ से भी खारिज नहीं किया गया, ये एक बात थोड़ी सी मुश्किल है। इसके बाद एक और मुद्दा दुर्गावती ने बताया कि पुणे में ईवीएम मशीन चोरी हो गई, जिससे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि चोरी करी गई ईवीएम मशीन वहां पर प्रदर्शन के लिए रखी गई थी, ना कि एक्चुअल वोटिंग के लिए। डेमो ईवीएम को ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है, और उनके ऊपर एक अलग तरह की मोहर या स्टैंप लगा होता है, और इन्हें जिसे पोल्स में यूज की जाने वाली ईवीएम होती है उससे अलग चोरी किया जाता है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने गलती से ये मान लिया था कि ईवीएम वाले ब्रीफकेस में ना कोई कीमती सामान हो, बट फिर भी ईवीएम असली हो या नकली, ईवीएम की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की रक्षा करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल, और ये चीज वहां पर नहीं हुई, ये वहां पर नोटबंदी पर वो कैसी थी मैंने आपको बताया। इसके बाद राजन ने दावा किया है कि सीएजी के अकॉर्डिंग लगभग 7,50,000 आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज ने एक ही या फिर इनवैलिड मोबाइल नंबर का उपयोग किया। दरअसल सरकार ने इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आधार डिटेल्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि पीएमजेएवाई एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम मतलब की पात्रता आधारित योजना है। मोबाइल नंबर बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी या ट्रीटमेंट के दावों को अफेक्ट नहीं करता है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी समस्या नहीं। हालांकि कुछ फील्ड कार्यकर्ताओं ने रैंडम मोबाइल नंबर दर्ज किए होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंपैक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आधार के बेसिस पर काम करता है। अब देखिए, इसलिए बोलते हैं ना कि जर्मनी में रहकर आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कैसे जानेंगे। और देखिए, भारत में तो काम वैसे भी कई सारे जुगाड़ चलते हैं, ये हम सब जानते हैं। और आखिरी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो धोखाधड़ी का जिक्र किया गया, दुर्गावती ने आरोप लगाया कि भारत के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र का गला घोटा गया है। भाई वाकई में लगा या फिर क्या ही हुआ? देखिए, पहली बात तो ये कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो सरासर गलत, और मैं ऐसे किसी भी इंसिडेंट की सीधे निंदा या मैं इनका क्रिटिसिज्म ही करता हूं। इन चीजों को कभी भी आप प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर। लेकिन इस इंसिडेंट की शील्ड बना के भारत में पहले जो केसेस हुए और बड़े केसेस हुए, उनको जर्मनी वाला हमारा दोस्त आकर कैसे इग्नोर कर गया? मतलब इमरजेंसी पीरियड और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन फ्रॉड हुआ था, ऐसी ऐतिहासिक एग्जांपल्स को हमको नहीं भूलना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर्स और बक्सों के साथ क्या किया था? कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक हालिया मामले में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में अनकंटेस्टेड मतलब कि निर्विरोध सीटों पर चिंता जताई। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी पड़ी। अदालतों ने उन एबनॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर गौर किया जहां केवल सत्तारूढ़ मतलब की टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार ही कई सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर सकते थे, मतलब उनके अलावा कोई भी नहीं। अब देखिए, ऐसा है कि बातें निकलेंगी तो ऑब्वियसली बात है निकलती जाएंगी और दूर तक जाएंगी, क्योंकि राठी जी ने और भी कई सारी ऐसी प्रमाणित दावे प्रेजेंट किए हैं जिनमें फैक्चुअल बेसिस है ही। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात स्पेशली ये है कि राठी जी ने वीडियो में ये कहने का भी एक मौका तो दिया है कि कंटेंट बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं। अब भाई देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं। ऐसे में इस तरह के रीअश्योरेंस की नेसेसिटी पर सवाल उठता है। दरअसल कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव राठी कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इससे ये कहने की उनकी जिद और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है कि भैया किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें पैसा नहीं मिला, वीडियो किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी से फंडेड नहीं। हालांकि मैं राठी जी और राजनीतिक दलों के बीच के संबंध को आपकी पूरी कल्पना पर छोड़ता हूं, फिर भी हालिया वीडियो में किए गए कई सारे दावे विवाद को भड़काने और संदेह को पैदा करने वाली सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एकजुट ताने मारने के लिए मुझे लगता है ताकि आप लोग ये जो नव अम्बेडकराइट्स हैं वो हमारी मनुस्मृति को, मानस को, इसको लात से कुचल नहीं रहे होते। राम मंदिर के लिए हमें जो है इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। शव जो है कार से होकर निकल रहा था, तब लोगों की भावनाएं भड़की थी और तब लोग सड़कों पे आए थे। उसमें स्टेट का कोई नियंत्रण नहीं था। यदि मोदी तानाशाह होता तो आज गुजरात में विशेष समुदाय के लोग नहीं होते, भारत में भी विशेष समुदाय के लोग नहीं होते। अगर जिसको तुम हिंदुत्ववादी डिक्टेटर और ये फलाना टिक्का कह रहे हो, उन परिभाषाओं में मोदी फिट नहीं बैठ रहा है तुम्हारे। मोदी को वस्तुतः गालियां पड़ती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस से भी आगे जा चुके हैं। तो यदि डिक्टेटरशिप ऐसा है तो हमें चाहिए इस तरह के लोग कि वो जो है मुसलमानों के लिए सबसे अधिक किसी ने कार्य किया तो मोदी है। सबसे अधिक स्कॉलरशिप मोदी ने दिया है। उनके महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक जैसा और इस तरह के जो अवधारणाएं थे उनको हटाने के लिए किसने कार्य किया? इसी सरकार ने किया। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मोदी चाहे रीजन को लेकर के मतलब इन्फ्लुएंस्ड है या फिर वो जो है ये सारी सत्ता जो है अपने नियंत्रण में लेना चाहता है? किसी भी परिभाषा पे मोदी वहाँ पे खराब जो है वो नहीं उतरता है। अब बात करते हैं कि इन लोगों की समस्या है क्या, क्यों आखिर इस तरह के वीडियो या इस तरह की अवधारणाएं लेकर के लोग क्यों आ रहे हैं? ये चलते हैं कि देखो भाई हमारे मतलब के लोग तो जीत नहीं रहे, तो उसका कारण नहीं जानना चाहते। वो कहते नहीं जीत रहा तो सामने वाला डिक्टेटर है, वो फांसीवादी आपातकाल। आपातकाल जो लेकर के आया, जिस पार्टी ने आपातकाल लाया है इस राष्ट्र में, उस पार्टी को उसमें आपको भविष्य दिख रहा है। जिस पार्टी ने चुनी हुई राज्य सरकारों को निरस्त किया था, उस पार्टी में आपको तानाशाही और आपातकाल नहीं दिखता। किसमें दिखता है? मोदी में। कहा है भाई? क्योंकि बार बार जीत जा रहा है, उसकी पार्टी बार बार परफॉर्म कर रही है। आपने अपने निकम्मेपन को कि राहुल गांधी किस तरह की बातें करता है भाई, प्रियंका गांधी वो जब तक मतलब मुंह बंद रखती है तभी तक ठीक लगता है, जो ही मुंह खोलती है वो पप्पू का भी मतलब वो तो बड़ा पप्पू है। कौन है? एक घनघोर एलिटिज्म, एंटी हिंदू, एंटी मेजॉरिटी स्टैंस रखने वाले लोग जो चुनी हुई सत्ता को लगातार अटैक करते हैं। ऐसे लोगों में आपको भविष्य दिखता है, जो कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया, उसका नाश होना चाहिए। ऐसे लोग के लिए आपकी वाहवाही निकलती है। बंगाल में नरसंहार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, उस पर कभी कोई नहीं बोलता है। न ध्रुव राठी ने बोला, न आकाश बनर्जी ने बोला, न रवीश बोल रहा है, न अजीत अंजुम बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। उस पर कोई भी कुछ भी बोलता हुआ नहीं दिखता। क्यों भाई? क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। और तब तुम कहते हैं कि नहीं, मोदी जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चला रहा है। नए नए शब्द आप गढ़ लेते हैं। इनका मोदी को तानाशाह मानने का मंदन, अरे तानाशाही के प्रकार और परिभाषाएं आपको पता है। इनका मंदन क्या पता है? अरे हिटलर भी चुन के आया था, मोदी भी चुन के आया। वाह भैया, गजब मतलब तुम्हारा मतलब लॉजिक है। इनका रहेगा फलाना डिक्टेटर जो है वो भी 3 बार ड्रेस बदलता था दिन में, मोदी भी बदलता है तो मोदी डिक्टेटर हो गया।
फलाना जो है क्या कहते हैं उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच की थी, मोदी की भी 5 फुट 6 इंच है, जो भी है मोदी की हाइट, वो कह देंगे दो डिक्टेटर की हाइट अगर समान हो जाए और मोदी से उन दोनों की हाइट मिले तो दो डिक्टेटर की हाइट कितनी, तो ये हाइट होना जो डिक्टेटर होने के गुण होते हैं, तो उस वक्त में चले जाते हैं। और दुर्भाग्य आप देखिए कि इनके जो फॉलोअर्स हैं ऐसे बकलोल हैं कि इन बातों पे वो विश्वास करते हैं कि हाँ यार मोदी तो नरेंद्र मोदी लिखा होता है उसके कोर्ट में, इस कारण से वो डिक्टेटर हो गया, उसमें है गुण है डिक्टेटर वाले। माओ जेडोंग में भी एम था और मोदी में भी एम है, इसलिए मोदी जो डिक्टेटर है। इसी कारण से तुम 10 वर्षों से ये एजेंडा पेडल कर रहे हो एंड नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। वो लगातार चुनाव जीतता जा रहा है, इसलिए जीतता है कि तुम्हारे विषय इतने खोखले और तुम कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके उन लोगों को मूर्ख समझने लगे हो या कन्विंस हो कि वो मूर्ख है। जो हाईवे को, एक्सप्रेसवे को, चंद्रयान को अब कल 5 एम्स एक बार में डेडिकेट किया, कांग्रेस ने 50 वर्षों में 1 एम्स बनाया, ये है। और तुम जो है उसको टारगेट करते हो तो लोग तुम पे क्यों विश्वास करेंगे? तब फिर तुम्हारे नहीं अंग्रेजी का एक वर्ड लाते हैं इलेक्टोरल, तब कैसे हो रहा है यहाँ पे, नहीं डिक्टेटरशिप बोल देते हैं बहुत कूल लगेगा। इसी कारण से कूल लगता है तुम्हें व्यूज भी आएंगे। व्यूज इसलिए भी आएंगे क्योंकि आधा तो साला राइट विंग वाला तुम्हारे वीडियो को पुश कर रहा है, बताओ यार ये वीडियो ऐसे बना दिया, तो देख लो वही लोग हैं। अगर तुम्हारी बातें सही होती ना, मोदी 2019 में हार जाता बुरी तरह से, 2017 में योगी नहीं आता। इस कारण से भी तुम लोग जो है फिर लगता है कि तुम कहाँ से मतलब अपना पोषण जो हो पा रहे हो। भारत की ग्रोथ स्टोरी है, विकास यात्रा है और एक बेकार का विपक्ष है, ये तीनों जो है इन कारणों से मोदी सत्ता में है। जो ग्रोथ स्टोरी है, जिस तरह की कहानियां धरातल पे उतरती जा रही, जो हम कभी सोचते नहीं थे उस तरह की चीजें होती दिखती, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें बन रही, जिस तरह से हम वर्ल्ड के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो हमें होती दिखती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसी सड़कें, इस तरह के मतलब इस तरह की गुणवत्ता वाली, जो पहले होता था कि भाई भारत में 3G आने में वर्षों लग रहे हैं, अब सब चीज 4G है, सबसे चीप डेटा है। मतलब एक महिला के टॉयलेट से लेकर चंद्रयान और मंगलयान तक हम सोचते हैं एक ही आदमी ऐसा सोच रहा है। इस कारण से इनको समस्या होती है और इस कारण इनको लगता है कि अरे यार इसकी छवि तो ग्रो करती ही जा रही है लगातार, हम इसको काउंटर कैसे करें? तो कहेंगे नहीं नहीं, माओ में भी हम था, मोदी में भी हम है। हाँ जानू, तुमने सही कहा कि नहीं डिक्टेटर है मोदी, ये कहा कि लोग आगे बढ़ते हैं। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो ये नहीं होता कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता में चुन करके आए भाजपा के साथ गठबंधन करके और सरकार उन्होंने बना दी राजद के साथ पिछले साल 2022 के अगस्त में, ठीक है। चुनाव लड़े शिवसेना के साथ और शिवसेना जो है विरोधी पार्टियों के साथ जो है वो खड़ी हो जाती। तो ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता है भाई। डिक्टेटर जो है ना फिर उद्धव ठाकरे को और नीतीश कुमार को गायब कर देता है, जो उसके साथ इस तरह से धोखेबाजी करता है। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो तुम ये पेडल करते रहोगे, नहीं होगा। चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, चंडीगढ़ का चुनाव जो है आप सोचिए कि कैसा मतलब 2 कौड़ी का डिक्टेटर है मोदी कि एक मेयर का इलेक्शन तुम मैनेज नहीं कर पाए। आप सोचिए मेयर का इलेक्शन, ऐसा भी नहीं है कि नेशनल लेवल का इलेक्शन जो है मैनेज करने की बात नहीं। क्या डिक्टेटर है भाई कि तुम साला पार्षद तक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बुला के 2 थप्पड़ मारता, बोलता साले मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से कर। नहीं हुआ ना। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो किसान आंदोलन 1 साल तक नहीं चलता, उसको 3 बिल वापस नहीं लेने होते। सीएए को लेकर के मतलब 3 महीने तक 100 दिन तक जो वो सड़क जाम नहीं होता शाहीन बाग में, लाल किले पे यदि मोदी डिक्टेटर होता तो लाल किले पे चढ़ने की हिम्मत नहीं करते खालिस्तान। ये सब हुआ और ये सब वापस हो रहा है। इस वर्ष के आरंभ में ही ड्राइवर्स ट्रकर्स उनका आंदोलन हो रहा था, उसके बाद अभी नवाज शरीफ शंभू बॉर्डर पे जो है वो विकराल रूप लेकर के बैठा हुआ है। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो इतने सारे दंगे जो लगातार छोटे छोटे चिटकुट इधर उधर हो रहे हैं वो समुदाय विशेष के लोग नहीं करते, हिंदुत्ववादी डिक्टेटर करते हो ना। क्या सरस्वती पूजा से आरंभ, जो एक पहला बड़ा हिंदू का फेस्टिवल होता है 14 संक्रांति को यदि आप निकाल लो, वहाँ से आरंभ होकर सरस्वती पूजा, उसके बाद आपकी होली, होली के बाद रामनवमी हो जाएगा, महाशिवरात्रि हो जाती है, उसके बाद फिर कांवड़ यात्रा आएगा, उसके बाद फिर जन्माष्टमी होगी, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब कांवड़ यात्रा तो हालांकि 1 महीने तक चलती है, दुर्गा पूजा, दिवाली। किस चीज़ पे पत्थरबाजी नहीं कर रहा है मुसलमान? आपको लगता है कि डिक्टेटरशिप में, और 1 वर्ष नहीं पिछले दशक में आप देख लीजिए 10 वर्षों में यही चल रहा है, ये पैटर्न है और वो बढ़ता ही जा रहा है। सरस्वती पूजा में 2 साल पहले तक हमने नहीं सुना था पत्थरबाजी का, महाशिवरात्रि के तुरंत बाद को लेकर के नहीं सुना था पत्थरबाजी, केवल कांवड़ यात्रा पहले होती थी, बाद में रामनवमी के जुलूस निकले उस पर होने लगा। तो ये 2 फेस्टिवल दुर्गा पूजा के पंडालों पे होती थी, तो 3-4 को छोड़ करके अब तो कुछ भी है, डीजे बजा रहे हैं तो पत्थर मार दो, जान मार दो किसी का। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप कहते हैं कि मोदी तो उनका विरोधी है और वही जो है लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं होता। ये डिक्टेटरशिप की पहचान नहीं, वो लोग गायब हो जाते यदि मोदी डिक्टेटर होता तो। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो आज मीडिया में 24 घंटे संदेश खाली होता है। ऐसा है नहीं है, मीडिया में क्या चला है? किसान आंदोलन। मोदी यदि डिक्टेटर होता तो चाहे राफेल हो, पेगासस हो, मणिपुर हो, इन चीज़ों को लेकर के फिर हिंदन मजदूर अडानी के कारण 2-3 सेशन जो है वो बरी चढ़ गए। इन सब को लेकर के यदि मोदी डिक्टेटर होता तो संसद सत्र जो है ऐसे बर्बाद नहीं होता, सारे विपक्ष के नेता कहीं और बैठे होते यदि मोदी डिक्टेटर होता। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें 24/7 मीडिया में बनी रही। ये डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता कि आपके विरोधियों का नैरेटिव जो है वो चल रहा है, आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है। ये डिक्टेटरशिप की निशानी नहीं है, ये थ्राइविंग डेमोक्रेसी की निशानी। अभी भी मतलब सर्वेक्षण कराने तक पे जो है तरस रहे। ज्ञानवापी में वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ तक जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। ये डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है, ये माफ कीजिए, ये डिक्टेटरशिप की निशानी नहीं है, ये डेमोक्रेसी की निशानी है। आप इस बात को समझिए और जब आप इस तरह के पंक्तियों का वीडियो देखते हैं तो आपको लगातार इस तरह की बातें बैक ऑफ माइंड में रखना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसके पीछे क्या बात। अब हम ध्रुव राठी जी के कुतर्कों पे चलते हैं। एक तो हालांकि अनिकेत करके है ये, इन्होंने एक थ्रेड लिखा है, ठीक है, तो जो ट्विटर पे है वो जाके इनका थ्रेड भी दब गई। रवीश कुमार किसने बात की आगे? मनी लॉन्ड्रिंग की। रवीश शेल कंपनियां 32 बनाया हुआ था उसने,
234 करोड़ का उसने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने स्लैब किया था पेनल्टी, 400 करोड़ का समर्थन लोन डिफॉल्ट किया, ऐसे कुछ किया था, उसको तो बेचना ही था। अडानी ने उसको खरीदा, ऐसा नहीं है कि मोदी ने बोला निकलो, नहीं भाई। उसके बाद भी चले जाओ ना, राजदीप का एंकरिंग नहीं कर रहा है, सागर का सॉरी वो तो मतलब वो तो ऐसे पत्रकार थी भी नहीं, इधर चली, बाकी लोग नहीं कर रहे, वायर नहीं चल रहा है, स्क्रॉल नहीं चल रहा, क्या आवाज दबाई जा रही है, नहीं है ऐसा। तो तुम्हें लग रहा है नहीं रवि जी एनडीटीवी नहीं, भाई चल रहा है ना उसका यूट्यूब, देख रहे हैं ना। सरकार चाहती यदि तानाशाही होती, आपको लगता है कि यूट्यूब का एक चैनल सस्पेंड नहीं करा सकता मोदी, तो इसमें ये तानाशाही विपक्ष की आवाज, तुम यदि बोल रहे हो कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, इसका मतलब है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा रही, तुम्हारा बोलना ही, और वो भी तुम कहां से बोल रहे हो, जर्मनी से बैठ करके, तो कोई विपक्ष की आवाज कहीं पे नहीं दबाई जा रही है। अब इसने जो है किसान आंदोलन पे बोला। हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने नोकीली तीरों के साथ उनका स्वागत। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। ऐसा लगा था कि देश का ये बॉर्डर हो चाइना के साथ, वहां भी इस तरीके से इंतजाम नहीं किया होता। कम से कम 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा चलाई गई इन रबर बुलेट्स की वजह से। पॉइंट यहाँ पर ये है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे, क्या ये सही है? इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है, किसानों की क्या मांगे हैं, इसकी बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो सेपरेट वीडियो ये क्या बनाएगा, उसका जवाब मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बना दिया है। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, पत्थरबाजी कर ही रहा है किसान, निहंग तलवार लेकर के दौड़ ही रहे हैं, लोगों को पिछली बार काटा है निहंगों ने किसान आंदोलन में। पीसफुल प्रोटेस्ट में ट्रैक्टर लेकर मतलब चढ़ नहीं जाते हैं लाल किले पे, जिस तरह से सीआईएसएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान को मारा पीटा गया, वो भी हमने देखा है। हरियाणा पुलिस के 22 जवान एक दिन जख्मी हुए, 12 जवान एक दिन जख्मी हुए, तो तुम किन लोगों को डिफेंड कर रहे हो? और पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, प्रोटेस्ट का अधिकार फंडामेंटल नहीं है, उसमें भी जो ही तुम दूसरे लोगों के मौलिक अधिकार, राइट टू मूवमेंट, राइट टू वर्क, ये 2 चीज बाधित होती है तुम्हारे प्रोटेस्ट से। इस कारण से, और तुम्हारे प्रोटेस्ट में बोल क्या रहे हैं, खालिस्तान बनाएंगे, लाहौर जो है 26 किलोमीटर पे है, मोदी को मार देंगे, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है राम मंदिर के कारण, पिछली बार तो बच गया था पंजाब में, इस बार आएगा टांग देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हो तो कौन सा किसान आंदोलन भाई? और वो किसान किस बात पे आंदोलन कर रहा है? एमएसपी पे नहीं, उसको पता भी नहीं है, उसको एमएसपी दे भी दिया जाए ना तो एक नया डिमांड लेकर के आ जाएगा। अब आगे देखिए इसका नौटंकी, चुनाव के ऊपर इसने क्या बोला है। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शन पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, लेकिन जब इलेक्शन एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और ये सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ, इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। और प्रशांत किशोर है कौन जो उसने कह दिया था हम लोग जो है पागल होकर नेशनल, नहीं यार प्रशांत किशोर ने कह दिया, हु द हेल इज ही? उसकी व्यू मेरे व्यू से अधिक कैसे, मतलब उसका क्या वेटेज है, वो कौन सा पोजीशन होल्ड कर रहा है? प्रशांत किशोर ने कह दिया इसलिए। और तुम अपनी बात को, इसी ने आगे वीडियो में उसका क्लिप मैंने चलाऊंगा, वहां पे बोल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो ईवीएम हैक हो सकती है, बैलेट पेपर आपने देख लिया तो वो भी नहीं चला, भाजपा से मैनेज नहीं हो पाया, तो चुनाव हो कैसे? माइक पे लेकर के बोले किसको वोट देना है, मोदी कौन वोट देगा, लोग हाथ खड़े करेंगे, ड्रोन से गिनती होगी, ऐसे होगा। और क्या बोल रहे थे राठी कि इससे अधिक मैनिपुलेशन आज तक हुआ ही नहीं। भाई राजद क्या कर रहा था बिहार में, पंचायत चुनाव में टीएमसी ने क्या किया, सबके वीडियो है, किस तरह से वोट डाले जाते हैं, बैलेट पेपर क्यों लूटे जाते थे, बैलेट पेपर में इंक डाला जाता था, टीएन सेशन आया और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद से सुधार किस तरह से किए हैं, उसके बाद जाके क्या बात कर रहे हो, इलेक्शन में मतलब मेयर का इलेक्शन में 8 वोट, वो भी अनिल मसीह, मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी ने बोला होगा करने को, उसे लगा कि हम खुद ही कर लेते हैं मैनेज, तो वो अपने बिहार पे कर रहा है। जांच हो, बोलते कि मोदी ने फोन किया, मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि मोदी जो है मेयर का इलेक्शन मैनेज करवा रहा है। आप सोचिए इन बातों, और ये आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भारत में इलेक्शन जो है आज तक जो है बाकी के विपक्ष, मतलब जब बैलेट पेपर से होता था तो उसमें कभी इससे खराब तो आज तक हुआ नहीं ऐसी स्थिति। टीएमसी कैसे जीती है बंगाल, जाके पूछ लो लोगों से, कार्यकर्ता मारे जाते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हुआ था पता करो, ईवीएम से चुनाव होता है फिर भी ये हाल है, कैसे? क्योंकि उनको आने ही नहीं दिया जाता। तो तुम ये जो है ये रोते गाते हो। आगे इसने बोला कि मतलब चुनाव जो है वो सही से नहीं कराए जा रहे हैं, बीजेपी जो है वो कंट्रोल करती है, बीजेपी कंट्रोल करती है इसीलिए बंगाल में हार रही है, उसके इतने लोग मर रहे हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है इसीलिए जीते हुए राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। रेजिम चेंज हुआ ना भाई, भाजपा हर जगह तो रिटर्न नहीं कर रही है ना सीट, कर्नाटक हारी, हिमाचल हारी, कौन सा तानाशाह जो है वो हारता है जीती हुई सीटें? उत्तर प्रदेश में 325 से 273 पे आए, वो क्या आपको लगता है डिक्टेटरशिप में होता है? चुनाव मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, मैनेज कर रही है बीजेपी। उसकी स्थिति बिहार और महाराष्ट्र में ऐसी होती यदि वो मैनेज करते तो। कि आप लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं वो सोचिए। आगे उसने जो ईवीएम हैक हो सकता है फलाने ने एक बार बोला, उसने बोला इसलिए ले जाओ ना, ईवीएम पे खुला चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने कि जो कहता है हैक हो सकता है और हैक कर दो, बोला नहीं हमको घर ले जाने दीजिए, हम घर पे रखेंगे तब कर देंगे। वाह, कहाँ आपने देखा है कि ईवीएम घर ले जाकर के लोग हैक कर रहे हैं? ईवीएम के भी ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार मैं इस पे बोल चुका हूँ, 2 यूनिट होता है, 3 लेवल पर रैंडमाइजेशन होता है। नेशनल लेवल पे किस बैलेट यूनिट के साथ कौन सा कंट्रोल यूनिट जाएगा वो किसी को पता नहीं होता है, रैंडम होता है, और वो उसी के साथ काम करेगा। स्टेट में जाता है फिर से वो रैंडमाइज किया जाता है, जिले में आता है फिर से होता है। हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने एक ईवीएम पे मॉर्निंग में जब वोटिंग होती है 50-50 वोट दिया जाता है, सबको दिखा करके ईवीएम सही से काम करना है। मैं 50 वोट डाल दिया, उसके बाद ईवीएम अपने आप जो अपने साथ दबाओ भाजपा को जा रही है, ऐसा नहीं होता। ये भी प्रपंच है भैया कि बोला है उसको तो कुछ भी मतलब लाल पीला बैकग्राउंड करके बोले जा रहे हैं। अब एक उसने जो बोला है वो ये है कि भाई आप जो क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है जीत रहा है उसमें टर्न आउट अच्छा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए ये डेमोक्रेसी ही है। उदाहरण 2 लोगों का मैं यहाँ वीडियो चलाऊंगा, एक तो पहले वो अभी 2024 का चुनाव है, किसान कहीं दिल्ली पहुंच गए गलती से तो अमृतपाल का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। गोदी मीडिया से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास ये खबर तो पहुंच रही है, लेकिन अब ये भी बस कुछ ही दिनों की बात है। शायद 2025 में अगर फिर से एमएसपी को लेकर एक फार्मर प्रोटेस्ट भी होता है तो आप तक खबर भी नहीं पहुंचेगी। पहले गंदे इस्तेमाल हुआ है, कितने फार्मर्स मरे हैं, कितने आंसू गैस बरसाए गए, ये सब न्यूज आपके फीड से गायब हो जाएगा। और तैयारी जारी है कि इंडिपेंडेंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी ऐसे एंटी अमृतपाल दृश्य मिटा दिए जाए और हर न्यूज चैनल पर और हर यूट्यूब चैनल पर बस ऐसे दृश्य दिखे। सुप्रीम लीडर की जय जयकार। ये किम जोंग उन से मोदी का कर रहा है, और कहाँ पे ऐसा हो रहा है मैनेज मैंने नहीं देखा है।
आप लोगों ने यदि देखा है कि मोदी की जय जयकार हो रही है और बाकी जो है अन्य तरह के न्यूज जो उनके विरोधी चाहते हैं चले वो नहीं दिख रहा है, तो मुझे कमेंट में आप लोग जो है वो बताते रहिए। अब इसी पे ये अकेला नहीं है, ये कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही है पर आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। पर बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द ही है, नॉर्थ कोरिया को डीपीआरके करके पुकारा जाता है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि भाई भारत में डेमोक्रेसी कह रहा है तो कल कहने से क्या होता है, तो कोरिया में जो मैंने आपको बोला था कि ये बोलेंगे माओ के भी नाम में एम है, स्टालिन के नाम में जो है लास्ट वर्ड एन है, मोदी का स्टार्टिंग वर्ड एन है, मोदी में एम भी है माओ वाला और ओ भी है माओ वाला, तो इस कारण से मोदी डिक्टेटर हुआ। तो वहां भी चुनाव होते हैं, यहाँ भी हो रहे, इसलिए मोदी डिक्टेटर हो गए। इसने ये नहीं बताया कि भारत में किसने मोदी के खिलाफ वोट किया तो उसका नौकरी उसकी चली गई। भारत में कहाँ पे मोदी के खिलाफ जो वोट करते हैं उसको एंटी नेशनल उनके वोट देने के कारण कहा जाता है। और कौन कह रहा है, नॉर्मल दो आदमी जो आपस में लड़ झगड़ ले तो उसके लिए क्या मोदी उत्तरदायी नहीं है? आप सोचिए कोई आदमी का लॉजिक कितना हिला हुआ होगा कि वो चुनाव तो कोरिया में भी हो रहे हैं, इसलिए भारत को हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी। और इसको उनके बारे में सोचिए जो इन बातों पे विश्वास करते कि नहीं ध्रुव राठी भाई आपने गजब की बात कर दी। अब यहाँ पे जो है एक चीज ये देखिए कि ये एक्सपेंडिचर पे बोल रहा है। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट लगाई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? और क्या कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया? इसी वीडियो में आगे बोलता है कि कांग्रेस ने भी उस लिमिट को एक्सीड किया, टीएमसी ने भी किया, सबने किया। लेकिन वो बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा वाले को कैसे अलाउ किया है, इस कारण हो गया डिक्टेटरशिप। भाजपा वाले को कैसे किया, बाकी के अलाउ कर सकते थे, भाजपा को क्यों कर दिया? आप सोचिए एक बार कितना सेलेक्टिव ये प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात इसमें तुम जो बोल रहे हो कि भाजपा जो है क्यों पैसे, तो साले तुम ले आओ ना, जिसके पास पैसा खर्चा करे, किसने रोक दिया है? सबको पता है कि एंट्री क्या की जाती है। एक यार विधायक के चुनाव में 2-4 करोड़ रुपए लोग खर्चा करें, पार्षद के चुनाव में 25-30 लाख 50 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, और हम कहते हैं कि सांसद के चुनाव 95 लाख की वो लिमिट है, उतना नहीं होता है। कैंडिडेट अपना पर्सनल खर्चा करता है, पार्टी अलग खर्चा करती है, और जो एंट्री जाता है वो अलग होता है, ये सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा खर्चा कर रही है एक ही पार्टी कर रही है, बाकी जो है वो बड़े एकदम साफ नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। कांग्रेस ये बताए ना कि क्या जो इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, आचार संहिता लागू, उसी को क्यों मान रहे हो कि एक्सपेंडिचर है? ये बताओ, ये भारत जोड़ो यात्रा जो रही है या फिर न्याय यात्रा जो रही है, उसमें जो करोड़ों रुपए का खर्चा रहा है वो कहां से हो रहा है, वो कौन कर रहा है? उस पर कोई उत्तर नहीं होगा। उत्तर इसलिए नहीं होगा कि उस पर उत्तर है नहीं। आप इसको डिफेंड जो है आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। आगे ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी, उसकी स्थिति बिहार और महाराष्ट्र में ऐसी होती है। भारत की ग्रोथ स्टोरी है, विकास यात्रा है, और एक बेकार का कॉन्ट्रीब्यूशन बर्बाद करी जो खालिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने वाले कुछ लिंक्स को मतलब इस पूरे मामले में पार्टी आई गई और 2014 से हमारे देश के अंदर भी वो तानाशाही है। चल रोकना पॉजिटिव नहीं है, एंड सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेगा, वो पर 4 टुकड़ों में सही हिंदू कोड बिल को 1955 में पास कराया गया। मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, मेरे पास में टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं, क्योंकि दिमाग की हार्ड ड्राइव से मेरी चीजें निकलती हैं। वीडियो बना, तू खेती पर वीडियो बना, तू बचा सकता है, या फिर सीढ़ियां जो है रखने का चलन तो हर जगह होता है।